ये रेट्स आपको याद रखने की जरूरत है, सच नहीं है। ठीक है, ये पैराग्राफ जरा आप लोग पढ़ लें। ठीक है, अच्छा ये मामला डेवलपर्स का भी है, एग्जैक्टली। ओके, अच्छा देखिए अब हुआ क्या, इस साल उन्होंने लैंड डेवलपर और बिल्डर को फिर फिक्स टैक्स में डाला है, लेकिन वो जो प्रोविजन आए हैं वो आए हैं जुलाई मतलब जून 2020 में। तो आपको जो एग्जामिनेशन होगा नवंबर में, उसमें फिर बिल्डर और डेवलपर फिक्स टैक्स में आ जाएंगे। तो फिर उसके सारे रूल्स जो हम किताब अभी पब्लिश करवाने वाले हैं इंशाल्लाह ताला, उसमें पूरी तफसील मौजूद होगी कि वो फिक्स टैक्स कैसे पे करेंगे और उसके रूल्स क्या होंगे। ठीक है, आपके लिए सिर्फ इतना काफी है कि अगर कोई प्रोजेक्ट इनिशिएट होता है 2017 में और वो आज तक चल रहा है तो उस पर वो फिक्स टैक्स इतना इतना पे कर देंगे। ओके, अच्छा उसका फिर अब देखिए, अच्छा कि अब असल जो चीज आपके पास है वो है एक्सपोर्ट्स। ये एग्जाम में बहुत कॉमन है और हर एग्जाम में तकरीबन जब भी एफटीआर का क्वेश्चन आता है तो एक्सपोर्ट आमतौर पर आती है। देखिए होता क्या है, अगर आप कोई भी हो, इंडिविजुअल हो, एओपी हो या कंपनी हो, अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो जो एक्सपोर्ट प्रोसीड आएगी बैंकिंग चैनल के जरिए, उस पर बैंक ने क्या करना है, 1% टैक्स डिडक्ट कर लेंगे वो, और वो आपको हो जाएगा फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब यहाँ पर तीन चीजों का जिक्र है। डायरेक्ट एक्सपोर्टर, अच्छा डायरेक्ट एक्सपोर्टर कौन होते हैं कि जो खुद एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। फिर एक एरिया आपने देखा यहाँ पर है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, उसमें तो है ही एक्सपोर्टर। ओके, और एक और चीज जो थोड़ा टेक्निकल है वो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर, जिसको हम कहते हैं इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी। ओके, तो ये इनलैंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर किसे कहते हैं, सुने गौर से। उसकी डेफिनेशन है, लेकिन इतना लंबा चौड़ा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये कस्टम रूल का जिक्र है। मैं सिर्फ आपको इसका क्रक्स बता देता हूँ। देखिए इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर किसे कहते हैं, होता है कि आप हैं मिस्टर ए, मैं हूँ मिस्टर बी, ठीक है ना। अच्छा अगर आपने बाहर आपके कुछ कॉन्टेक्ट्स हैं, आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर लिया और मैन्युफैक्चर किया और एक्सपोर्ट कर दिया, तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर हुए। क्योंकि एक खुलती है फॉरेन एलसी, जो फॉरेनर और मिस्टर ए आप हैं आपके बीच में खुलेगी। लेकिन एक चीज पाकिस्तान में और भी कॉमन होती है, वो ये है कि आप है मिस्टर ए, अच्छा आपके पास तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, आपके पास फैक्ट्री नहीं है, लेकिन आपने क्या किया कि फैक्ट्री मेरे पास है, आपने मुझसे सैंपल लिए और बाहर भेजे और एक्सपोर्ट ऑर्डर ले लिया। अच्छा उस फॉरेनर को तो पता ही नहीं है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। ओके, तो आपने क्या किया, वही एक्सपोर्ट ऑर्डर आप मुझे एज इट इज पास ऑन करोगे और मैं उसी एक्सपोर्ट ऑर्डर की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से गुड्स मैन्युफैक्चर करके आपके हवाले करूंगा। ठीक है, और फिर आप एक्सपोर्ट कर दोगे। तो अब इस केस में दो एलसीज बनती हैं, एक बनती है फॉरेन एलसी जो मिस्टर ए और फॉरेनर के बीच में बनी। अच्छा एक और एलसी बनेगी मेरे और आपके बीच में, उसे हम कहते हैं इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, और उसमें बाकायदा स्टेट बैंक भी इन्वॉल्व होता है। ओके, और उसका कोई बाकायदा स्टैंडर्ड परचेज ऑर्डर कहलाता है वो। तो अगर इसके थ्रू काम हुआ है इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, तो मैं भी एक्सपोर्टर की डेफिनेशन में आ जाऊंगा। हालांकि मैं एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, मेरी तो लोकल सप्लाई है, मैं तो आपको माल दे रहा हूँ, लेकिन आप भी एक्सपोर्टर हैं और मैं भी एक्सपोर्टर हूँ। तो जब आप मुझे पेमेंट करोगे थ्रू बैंकिंग चैनल, तो उस पर भी सिर्फ 1% टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे। जबकि सुने, अगर यही माल मैंने आपको बना के दिया और बैंक के थ्रू ये इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट नहीं ओपन हुआ, तो फिर मेरी इनकम कौन सी होगी, नॉर्मल इनकम होगी। ठीक है, उस पर 29% टैक्स लग सकता है या और कोई टैक्स लग सकता है। ओके, तो एक्सपोर्टर के ऊपर 1% असल में एक बेनिफिट है। 1% का रेट काफी कम है, ठीक है ना, तो एक्सपोर्टर को बेनिफिट दिया गया है। तो यहाँ बेनिफिट डायरेक्ट एक्सपोर्टर को भी है और इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर को भी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, देखिए अगर आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, खुद ही एक्सपोर्ट करें, तो आप डायरेक्ट एक्सपोर्टर हुआ। अगर आपने जो एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला है आपको, उस पर मैन्युफैक्चरिंग मैं आपको करके देता हूँ, तो इसके लिए बाकायदा एक एलसी खुलती है। तो इसमें दो एलसी खुलती हैं, एक फॉरेन एलसी खुलेगी और एक इनलैंड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, जिसको हम कहते हैं लोकल एलसी। ठीक है ना,
तो लोकल एलसी के तहत जब मैं आपको माल सप्लाई कर रहा हूँ तो मेरी तो लोकल सप्लाई है ना, लेकिन वो भी एक्सपोर्ट अज्यूम की जाएगी। ओके, तो आपकी इनकम पर भी आपकी एक्सपोर्ट प्रोसीड पर 1% लगेगा, और जो मुझे पेमेंट आप करेंगे उस पर 1% लगेगा। ठीक है, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब देखिए हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर मौजूद है, ठीक है ना, तो हम ये कर सकते हैं कि उसको हम उसके अगेंस्ट कुछ एडवांस रिसीव करें। तो एक्सपोर्ट ऑर्डर के अगेंस्ट जब एडवांस रिसीव करेंगे तो उसी वक्त फिर 1% टैक्स डिडक्ट हो जाएगा और वो फुल एंड फाइनल हो जाएगा। ओके, इसके बाद फिर अब एक और सर्कुलेटर है। देखिए एक्सपोर्ट बिल है, क्या इसको आप किसी बैंक से डिस्काउंट करवा सकते हैं? यस, अगर आप डिस्काउंट करेंगे तो बैंक उसी वक्त जो है वो 1% टैक्स काट लेगा, और फिर बैंक जो है वो फॉरन जो कस्टमर उससे पैसा रिसीव कर लेगा। ठीक है, ओके। अच्छा ना, देखिए ना, ये किसी ने कहा है एक किसी ने क्वेश्चन किया था आपको कि 2 दफा टैक्स लग रहा है, क्योंकि टैक्स तो 2 दफा लगता ही है, इसलिए कि देखिए ना, मैंने आपको माल सप्लाई किया, आपने आगे सप्लाई किया, उसने आगे सप्लाई किया, तो हर बंदा अपने अपने इनकम पे टैक्स पे करता है ना, डबल टैक्स नहीं कहते हैं। हर बंदा अपने अपने इनकम पर टैक्स पे करेगा, सब खत्म हो जाएगा तो फिर पता क्या होगा, आपकी इनकम पर 1% टैक्स लगेगा और मेरी इनकम पर 29% टैक्स लगेगा। ठीक है, नेट इनकम के ऊपर, तो ये कि हम एक्सपेंस माइनस कर सकेंगे। ओके, तो बात के साथ उसको हम डबल टैक्स नहीं कहते हैं। हर टैक्स पेयर अलग अलग है, हर टैक्स पेयर अपने अपने इनकम पर टैक्स पे करता है, तो उसको हम डबल टैक्सेशन नहीं कहते हैं। हाँ, डबल टैक्सेशन पता है किस केस में होता है? कंपनी के केस में, कि कंपनी ने इनकम अर्न की, उस पर 29% टैक्स पे किया, और वही इनकम डिविडेंड की सूरत में शेयर होल्डर को मिलती है, तो उस पर फिर 15% टैक्स लगता है। ओके, तो बहरहाल तो अब ऐसे में ये हमने पढ़ लिया। उसका देखिए अब एक और चीज सुनेगा, एक होता है इंडेंटिंग कमीशन एजेंट। अच्छा, ये लोकल एजेंट नहीं है, ये बेसिकली होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही होती है ना, उसके रेफरेंस से काम कर रहे होते हैं। तो इंपोर्ट के केस में ये होता है आमतौर पर कि आपने इंडियन कमीशन एजेंट को इन्वॉल्व किया, वो आपको डॉक्यूमेंटेशन करके दे रहा है। ठीक है, ओके, जो फॉरेनर उससे डील कर रहा है, फाइन, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक्सपोर्ट फॉरेनर से कमीशन रिसीव करे तो उस पर उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 5%। ठीक है, अगर वो लोकल पार्टी से कमीशन रिसीव कराए तो उसको 12% आगे उसका जिक्र आएगा। लेकिन अगर वो फॉरेन जो एंटिटी है उससे कमीशन रिसीव कर सकता है, पाकिस्तान में बैठा है वो, लेकिन वो जो फॉरेन कमीशन रिसीव करेगा उस पर टैक्स होगा कितना? फुल एंड फाइनल 5%, जबकि लोकल कमीशन पर 12% होता है। ठीक है, एक बेनिफिट दिया गया है। अच्छा, उसका फिर अब ये एक और बेनिफिट दिया गया है। सुनो, केस क्या है, अगर पाकिस्तान में किसी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है, तो वो ये हो सकता है उसके टेंडर कॉल करें, जो टेंडर कैसे कहते हैं, एक बड़ी कंपनी है उसको माल परचेज करना है 1 लाख kg, तो उसने अखबार में टेंडर इशू कर दिए कि आप टेंडर मतलब सबमिट करें, और जिसका टेंडर जिसकी प्राइस कम होगी और ठीक है उसका वो टेंडर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये टेंडर्स हैं 2 तरीके से होते हैं, एक होते हैं लोकल टेंडर्स और एक होते हैं इंटरनेशनल टेंडर्स। ओके, इंटरनेशनल टेंडर्स का मतलब क्या हुआ, मिसाल तौर पर इस्लामाबाद में एक कंपनी है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, उसको एक बहुत बड़ी लॉट परचेज करनी है, उसने इंटरनेशनल टेंडर्स कॉल किए, तो पाकिस्तान से भी टेंडर सबमिट किए गए, जापान से, चाइना से, जर्मनी, सारी जगह से, और आपको पता है कि हमारे माल की क्वालिटी दुनिया में सबसे अच्छी होती है, तो हमारा टेंडर एक्सेप्ट हो गया। तो अब हम कराची में मैन्युफैक्चरिंग करके माल सप्लाई करेंगे किसको? इस्लामाबाद को। ये लोकल सेल है, एक्सपोर्ट है, डेफिनेट लोकल सेल है ना ये, लेकिन उनको बेनिफिट क्या दिया कि इनकम टैक्स पर्पज के लिए इसको एक्सपोर्ट अज्यूम कर लो, इस पर सिर्फ और सिर्फ 1% टैक्स पे कर दो, हालांकि लोकल सेल है। तो लेकिन माल सप्लाई किया जा रहा है किसके थ्रू? इंटरनेशनल टेंडर के थ्रू। तो जो परचेजर है उसने अगर इंटरनेशनल टेंडर्स कॉल किए हैं और इंटरनेशनल टेंडर्स के जरिए आपका टेंडर एक्सेप्ट हो गया,
तो आप भी यहाँ हैं पाकिस्तान में, जो परचेज करो वो भी पाकिस्तान में, तो वैसे तो लोकल सेल है, लेकिन लोकल सेल पर टैक्स ज़्यादा ज़्यादा लगता है, एक्सपोर्ट के ऊपर कम लगता है। तो उन्होंने एक बेनिफिट दिया है कि इंटरनेशनल टेंडर्स के थ्रू माल सप्लाई करोगे तो वो एक्सपोर्ट अज्यूम की जाएगी, आप सिर्फ 1% टैक्स पे करते हैं ग्रॉस सेल के ऊपर और ख़त्म बात। ठीक है, एक बेनिफिट दिया गया है। उसके बाद ये पढ़ें ज़रा आप, ये भी एक बेनिफिट दिया गया है, इसको पढ़ने फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जनाब ये एक पर्टिकुलर केस है, सुनिए मिसाल के तौर पर आप मैन्युफैक्चरर हैं, अच्छा आपका काम सिर्फ एक्सपोर्ट करना है, आप लोकल सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि मैन्युफैक्चरिंग करने में क्या कुछ वेस्टेज निकलती है, तो वेस्टेज तो आप लोकल सप्लाई करोगे ना, ठीक है ना। अच्छे से किसी ये हो सकता है कि आपने 20 ऑर्डर एक्सपोर्ट के आपको मिले और किसी एक या दो ऑर्डर्स में माल सही नहीं बन पाया, क्वालिटी कंट्रोल तो पूरा नहीं उतरा, तो आप उसे लोकल सेल करोगे, ठीक है ना। अच्छा लोकल सेल करोगे तो उस पर फिर वो जाता है एनटीआर में, नॉर्मल टैक्स रिजीम, उस पर आप जनाब एक्सपेंसेस क्लेम करें, एड बैक करें, कुछ करें, सारी वर्किंग करें और फिर उसके बाद 29% टैक्स पे करें, प्लस उसमें ऑडिट हो सकता है। ओके, तो उन्होंने एक बेनिफिट क्या दिया कि अगर 20% तक जो आपने प्रोडक्शन की है, जितनी प्रोडक्शन की है उसके 20% तक अगर आपने लोकल सेल की है तो आप उसको एक्सपोर्ट अज्यूम कर सकते हैं, ये चॉइस आपकी है, लाजमी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपका ख्याल है कि उसमें आपको लोकल सेल में लॉस हुआ है तो फिर आप एनटीआर पे जा सकते हैं, तो यहाँ ऑप्शन आपके पास है। तो मैं एक मिसाल लेता हूँ, सुने आपने 1 लाख केजी मैन्युफैक्चर किया और उसके लिए आपको 10-12 ऑर्डर मिले थे, जिसकी टोटल क्वांटिटी कितनी बनी 1 लाख केजी। अच्छा उसमें से मिसाल के तौर पर 8,000 केजी क्वालिटी कंट्रोल पूरा नहीं उतरा था, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल पूरा नहीं उतरा, तो आपने क्या किया उसको लोकल सेल कर दिया। तो अब अगर आप ये चाहते हैं कि उस पर 1% पे करके जान छोड़ाऊं, कौन ऑडिट के चक्कर में पड़े, तो आप ऐसा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बेनिफिट क्या दिया कि अगर 20% तक जो आपने एक्सपोर्ट ऑर्डर थे आपके, किसी वजह से उसमें वेस्टेज हुई या क्वालिटी कंट्रोल पे सही नहीं उतरा वो, तो आप लोकल माल बेच रहे हैं तो आप चाहें तो उसको एक्सपोर्ट अज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ना उसके बाद आप ये एक बेनिफिट है, इसको आप पढ़ें जरा। अच्छा देखिए, ये जो कस्टम रिबेट है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स है, इसका ताल्लुक कस्टम रूल्स के साथ है, लेकिन इनडायरेक्ट ताल्लुक इनकम टैक्स के साथ भी है। कैसे सुने, होता यह है कि कस्टम के रूल्स के मुताबिक अगर आपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया, ठीक है, तो इंपोर्ट करते वक्त आपने कस्टम ड्यूटीज पे की थी, बिल्कुल पे की थी, फिर आपने उसको मैन्युफैक्चर किया, फिर आपने एक्सपोर्ट किया, तो एक फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूले की डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन उस फॉर्मूले के मुताबिक उस कस्टम ड्यूटी का एक पोर्शन कस्टम डिपार्टमेंट से आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है। जो आपने कस्टम ड्यूटी पे की थी ना एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, उसका एक पोर्शन आपको रिफंड मिल जाएगा, ठीक है, वो बात। अच्छा आप सुने, जब रिफंड मिलेगा तो बेसिकली वो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट है ना। अच्छा आप कस्टम ड्यूटी क्या आपका एक्सपेंस होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है ना। एक्सपेंस की रिकवरी इनकम होती है, लेकिन अगर वो एक्सपेंस था अगेंस्ट एफटीआर तो वो टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो टैक्स एक्सपेंस हो तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल इनकम है, टैक्स एक्सपेंस था ही नहीं तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल इनकम नहीं हो सकती, ठीक है। ये बात तो हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 14 में डिस्कस कर चुके हैं बैड डेट्स के रेफरेंस से, ओके। कि अगर आपने बैड डेट्स एक्सपेंस क्लेम किया था एज टैक्स एक्सपेंस, उसकी रिकवरी टैक्सेबल इनकम है। अच्छा बैड डेट्स अलाउबल नहीं था तो उसकी रिकवरी टैक्सेबल इनकम नहीं थी। तो यही कंसेप्ट हर एक्सपेंस के लिए एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग कस्टम ड्यूटी। मैं दोबारा कर लेता हूँ, कस्टम ड्यूटी अगर आपने लोकल जो माल बेचा है उसके अगेंस्ट आपको रिफंड मिलता है, तो ठीक है, पहले आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, बाद में आप उसको रिवर्स करें, इनकम में लेकर के आए।
लेकिन जो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट आपकी कस्टम ड्यूटी थी, क्या वो अलाउेबल टैक्स एक्सपेंस थी? वो कस्टम ड्यूटी अलाउेबल टैक्स एक्सपेंस नहीं था, तो उसकी रिकवरी टैक्स में कम नहीं होगी। अब मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि अगर आप उसी साल वो आपको रिफंड मिल जाए, तो आप बैंक को डेबिट करके और कस्टम ड्यूटी के अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पे क्या होता है कि साहब ये मिलता है आपको अगले साल, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हैं तो वो वेरिफिकेशन में टाइम लगाते हैं, तो अगले साल मिले तो अकाउंट्स में हम उसे क्या करते हैं, अदर इनकम में शो कर देते हैं। अब ये असल में अदर इनकम नहीं है, ये रिकवरी ऑफ कस्टम ड्यूटी है, तो ये तो टैक्सेबल नहीं है। तो उसको उन्होंने क्या किया, बाकायदा सर्कुलर इशू किया कि ये टैक्सेबल नहीं है। तो काम करें, इस बैकग्राउंड के साथ आप ये पैराग्राफ एक बार और पढ़ लें। तो एक्सपोर्ट के अगेंस्ट जो कस्टम ड्यूटी थी उसका रिफंड मिलता है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगी, इसलिए कि कस्टम ड्यूटी आपका अलाउबल टैक्स एक्सपेंस भी नहीं था। ठीक है जी, पढ़ लिया आप लोगों ने, आगे चल सकते हैं जी ना। अच्छा, ये पैराग्राफ आप एक काम करें कि इसको आप ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आपको करत बता देता हूँ, सुने गौर से। इसको आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए होता क्या है, एक्सपोर्ट अगर आप कर रहे हैं तो टैक्स कितना लगेगा, 1%। अच्छा, किसी ने कहा डी पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दें। देखिए डी पॉइंट क्या है कि अगर आपने 1 लाख केजी मैन्युफैक्चर किया था, अच्छा था ये एक्सपोर्ट के लिए, तो अगर एक चीज आपको ऑर्डर मिला ही लोकल सेल के लिए है, वो फिर इस ऑप्शन में नहीं आएगा। इसलिए आप देख रहे हैं अब ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट ऑर्डर आपको मिला था, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आपको 20 एक्सपोर्ट ऑर्डर मिले और उसमें से एक या दो एक्सपोर्ट ऑर्डर क्वालिटी कंट्रोल पूरे नहीं उतरे, माल सही नहीं बना, तो फिर आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे ना, उसको आप लोकल सेल करोगे। तो अगर आप ये प्रूव कर दो कि सर आप ये एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला था लेकिन क्वालिटी सही नहीं थी माल जो हमने बनाया उसकी, तो हमने लोकल सेल किया, तो फिर आप चाहें तो उसको एक्सपोर्ट अज्यूम करते हुए क्या करोगे, फिर 1% टैक्स लगाओगे उसके ऊपर, 1% टैक्स पे करोगे फुल एंड फाइनल। तो ये देखो एक्सपोर्टर जो है ना, ये इसको बेनिफिट समझते हैं कि 1% पे करके जान छूट जाए, ठीक है ना, क्योंकि 1% पे नहीं करोगे तो इनकम के ऊपर 29% पे करोगे। ये 1% ग्रॉस सेल के ऊपर है, इनकम का 29% है। हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए तो आपका 1% क्यों पे करें, इसलिए तो ऑप्शन है आपके पास, ये मैंडेटरी नहीं है, ये आपका उनका मे ऑल्सो बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट सेल, कि अगर आप चाहें तो एक्सपोर्ट अज्यूम कर लें, चाहें तो आप लोकल सेल अज्यूम करें। ठीक है, ओके। अच्छा जनाब, उसके बाद अब हम बात कर रहे थे इस पैराग्राफ की। ठीक है, इस पैराग्राफ को पूरा पढ़ना नहीं है, मैं सिर्फ करस आपको बताता हूँ उसमें होता क्या है। जब आप कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं ना तो 1% टैक्स लगता है। अच्छा, इंपोर्ट करते हैं तो 5.5% लगता है। जब आप इंपोर्ट करोगे तो आप इंपोर्ट चीज पर टैक्स कितना पे करोगे, एडवांस इनकम टैक्स 5.5%, और एक्सपोर्ट करोगे तो बैंक टैक्स डिडक्ट करेंगे कितना, 1%। ओके। अच्छा, अब क्या हो सकता है कि आप कोई चीज इंपोर्ट करें और फिर एक्सपोर्ट करें, हो सकता है ना। तो सुनिए गौर से, अगर आप पाकिस्तान में बैठ करके आपको कोई चीज बाहर से आपको ऑर्डर मिला सप्लाई के लिए और परचेज आपको किसी और कंट्री से करना है, तो आप कंट्री ए से परचेज करें, कंट्री बी को सप्लाई कर दें, क्या जरूरत आप पाकिस्तान लेकर के आए और फिर एक्सपोर्ट करें, क्योंकि इंपोर्ट करने के अपने एक्सपेंस होते हैं, एक्सपोर्ट करने के अपने एक्सपेंस होते हैं, तो वो तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट हो गया ना। लेकिन सुनाई, अफगानिस्तान एक ऐसा कंट्री है कि आप किसी और कंट्री से माल डायरेक्टली अफगानिस्तान नहीं भेज सकते। तो अगर आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला कहाँ से, अफगानिस्तान से, और माल आपको परचेज कर, अच्छा ना, तो हम बात ये कर रहे थे कि अफगानिस्तान एक बहुत यूनिक कंट्री है। अफगानिस्तान में डायरेक्ट माल नहीं जाता है, वो तो अमेरिकन फौजी डायरेक्ट नहीं जा सकते, पहले पाकिस्तान आते हैं फिर अफगानिस्तान जाते हैं, होता है ना। ओके, तो अब ऐसे में अगर आपने इंपोर्ट किया और फिर एक्सपोर्ट किया तो जो डबल टैक्स लग जाएगा, इंपोर्ट करते हुए 5.5% और एक्सपोर्ट करते हुए 1%। तो उन्होंने कहा ठीक है सब्र करो,
क्या किया उन्होंने क्या काम करते हैं कि अगर आप जिस वक्त इंपोर्ट कर रहे थे, अगर उस वक्त आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर मौजूद है तो वो आप दिखा दें मतलब कमीशन को दिखाएं, कमीशन आपको सर्टिफिकेट दे देगा। तो फिर इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पर आपको एडवांस इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट वाला 1% पे करना पड़ेगा। बात क्लियर हो गई? अब सुने एक और चीज, ये भी तो हो सकता है कि आपने माल जिस वक्त इंपोर्ट किया उस वक्त आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं था, एक्सपोर्ट ऑर्डर मिला आपको बाद में ही, तो अब क्या करें? तो अब आप इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पर 5.5% पे करोगे, एक्सपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पे 1%। और एक बात तय है, वो ये कि इस सूरत में डबल टैक्स नहीं लगने वाला है। पे तो आपने किया है, तो उन्होंने कहा ठीक है एक्सपोर्ट वाला FTR हो जाएगा और इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पे आपने 5.5% पे किया है वो आप रिफंड क्लेम कर लो, या और कोई टैक्स रेवेन्यू उसमें से एडजस्ट कर लो। मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ, सुने। जिस वक्त आप माल इंपोर्ट कर रहे थे उस वक्त आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर मौजूद था कि ये हम एक्सपोर्ट अफगानिस्तान एक्सपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं। तब तो क्या होगा कि आप एक्सपोर्ट के टाइम पर टैक्स पे करेंगे, इंपोर्ट के बाद आपको एडवांस इनकम टैक्स पे नहीं करना, खत्म होगी बात। फिर दूसरा केस लीजिए कि जिस वक्त आपने इंपोर्ट किया उस वक्त आपके पास एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं था, तो जुबानी जमा खर्च से तो काम नहीं चलेगा ना कि हमें मिलने वाला एक्सपोर्ट ऑर्डर। तो आप फिर क्या करोगे, 5.5% एडवांस इनकम टैक्स पे कर दोगे इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पर, और फिर एक्सपोर्ट करोगे तो 1% तो कटेगा। तो 1% फुल एंड फाइनल होगा। जो इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट वाला है वो महज एडवांस टैक्स होगा, या तो रिफंड ले लो या फिर आपकी कोई दूसरी टैक्स रेवेन्यू उसमें से एडजस्ट कर लो। ठीक है, ओके। अच्छा ना, उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट अच्छी आसान है। देखिए, अगर हमने एक्सपोर्ट किया लेकिन किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, फिर माल वापस आया, तो फिर इंपोर्ट डिस्ट्रिक्ट पर भी टैक्स नहीं लगेगा, पैसा तो उसका आया नहीं ना, तो ना 1% लगा। ये हमारे यहाँ, अच्छा आज आपको याद होगा एक जमाने में ये लोन की एग्जीबिशन बहुत ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, दुबई माल भेजा और वहां किसी बड़े मॉल में एग्जीबिशन हुई, तो उन्होंने सेल थोड़ी किया, उन्होंने माल अभी भेजा है और खुद वो सेल करेंगे। अच्छा, जो सेल हो गया सेल हो गया, जो माल वापस आया वो तो बेसिकली क्या है, ठीक है ना, उसको तो इनकम नहीं हुई आपकी। तो उन्होंने कहा जितना माल बेच दिया उस पर आप 1% पे करेंगे, और आप अपना ही माल वापस लेकर के आ रहे हैं। तो बाकायदा उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है कितना माल हम लेके जा रहे हैं, जो बचेगा वापस लेकर के आएंगे। तो फिर जो माल वापस बचा है उस वक्त भी आपको इंपोर्ट चीज पर इनकम टैक्स पे नहीं करना। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद अब ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके लिए नमाज के ब्रेक के बाद इसकी समरी आपको बता देंगे। ठीक है।
अच्छा ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग बात करें कि जिस तरीके से हम गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, क्या इस तरीके से हम सर्विसेज भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ उन्होंने क्या किया कि सर्विसेज की जो एक्सपोर्ट है, खासकर जो आईटी सर्विसेज और आईटी एनेबल सर्विसेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना करके एक्सपोर्ट करना है, तो हर तरह की सर्विसेज एक्सपोर्ट मतलब एग्जाम नहीं है। उन्होंने क्या, जो आईटी सर्विसेज हैं, आईटी एनेबल सर्विसेज हैं, या आपका जो सॉफ्टवेयर बनाने के बाद एक्सपोर्ट करना है, ये एग्जाम्प्ट है। कब तक एग्जाम्प्ट है? 2025 एग्जाम्प्ट है। अच्छा, इसकी एक रिक्वायरमेंट एग्जाम्पशन की क्या है? वो ये है कि जो भी आपकी सर्विस इनकम है, उसका कम से कम 80% आप पाकिस्तान में रिसीव करेंगे थ्रू बैंकिंग चैनल। क्योंकि ये हो सकता है कि आप कोई चीज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करें, आईटी सर्विस, और पैसा आपके बाहर के बैंक अकाउंट में रह जाए, तो उन्हें ऐसा नहीं होगा। अगर आप पाकिस्तान में रिसीव करते हैं उसको कम से कम कितना, 80%, तो फिर तो एक आईकैप के एग्जाम में आ चुका है कि किसी ने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बना के एक्सपोर्ट किया और 70% जो एक्सपोर्ट प्रोसीड पाकिस्तान में रिसीव की, 30% में रख ली, तो अब उस केस में उसको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। ओके। अच्छा, अब आगे फिर डेफिनेशन है किसकी, आईटी सर्विसेज की और आईटी एनेबल सर्विसेज की। तो हम पाकिस्तानी यहाँ बैठ करके क्या बाहर की वेब डिजाइन करके देते हैं? बिल्कुल, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करके देते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग सर्विसेज हैं, एचआर सर्विसेज हैं, ठीक है, ये सब हम आपको करके दे रहे होते हैं। ठीक है, ओके। तो ये सब हमारे लिए क्या होगा, एग्जाम्ड हो जाएगा। इसी के से इस पर जो मिनिमम टैक्स है कौन सा, 1.5% टर्नओवर, वो भी अप्लीकेबल नहीं होगा। इसी की जो हमने पढ़ा था ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, एसीटी, वो तो वैसे भी एग्जाम इनकम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो जो आईटी सर्विसेज हैं, जब वो हम एक्सपोर्ट करेंगे तो उस पर किसी किसी का कोई टैक्स नहीं है, सब्जेक्ट टू ओनली वन कंडीशन। और कंडीशन क्या है कि एटलीस्ट 80% ऑफ द एक्सपोर्ट प्रोसीड वो आप पाकिस्तान में रिसीव करें थ्रू बैंकिंग चैनल। ओके। अच्छा ना, इसके बाद अब हम आते हैं, ठीक है, अब ये जो आईटी, ये तो एक्सपोर्ट है ना। अब आईटी में जो आपकी लोकल आईटी सर्विस है, उसको भी बेनिफिट दिया गया है, कुछ बेनिफिट उसको भी दिए गए। देखो, वैसे तो यहाँ ये स्लाइड पढ़ के क्या क्या अंदाजा होता है कि जो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करोगे तो एग्जाम्प्ट है, लोकल आईटी सर्विसेज टैक्सेबल हैं। लेकिन लोकल आईटी सर्विसेज टैक्सेबल तो हैं, लेकिन कुछ बेनिफिट दिए गए। अच्छा, वो बेनिफिट दो सूरतों में दिए गए हैं। एक उन्होंने कंसेप्ट दिया स्टार्टअप, आईटी सर्विस में कंसेप्ट कर दिया उन्होंने स्टार्टअप। ठीक है, अगर आप इस डेफिनेशन में आ जाएंगे तो हम देखते हैं बेनिफिट क्या मिलते हैं आपको। देखिए, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है, मीन्स a business of a resident individual, AOP या कंपनी कोई भी हो, that commence on or after 12 में आया था, and the person is engaged or intends to offer technology driven products or services to any sector of the company, provided that the person is registered with and duly certified by the Pakistan Software Export Board। ठीक है ना। तो आप बेसिकली एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल सप्लाई भी कर रहे हैं, लोकल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फिर आप क्या होगा, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगे। ये बेसिक कंडीशन है। और उसकी टर्नओवर कितनी है, लेस देन 100 मिलियन इन ईच ऑफ द लास्ट 5 टैक्स ईयर। तो पिछले 5 सालों में किसी भी एक साल आपकी टर्नओवर 100 मिलियन से क्रॉस ना कर रही हो, क्योंकि तो उस सूरत में आप स्टार्टअप की डेफिनेशन में आएंगे। अच्छा, उसका फिर ये तो खैर एक पावर है। तो असल क्या है, आप स्टार्टअप में कब आएंगे कि जब आप टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स, आईटी सर्विस बेसिकली आप दे रहे हो, किसी को आप नेटवर्किंग करके दे रहे हैं, और आपकी एनुअल टर्नओवर है वो कितनी होनी चाहिए, लेस देन 100 मिलियन, और आप पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड से, एक्सपोर्ट बोर्ड से आप रजिस्टर्ड भी हो। ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखते जरा। ठीक है ना, बेनिफिट से मिलेगा कि आपकी जो इनकम है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी इस साल की भी और फॉलोइंग 2 टैक्स ईयर्स। जिस साल आप ये बिजनेस कमेंस करेंगे उस साल और अगले 2 साल, तो 3 साल तक आपकी इनकम एग्जाम्प्ट होगी, उसके बाद टैक्सेबल होगी। जबकि सुने, वो जो आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करना है उसमें टाइम लिमिट कोई नहीं है, मतलब 2025 तक सब कुछ एग्जाम्प्ट होगा। अब 25 के बाद फिर डेट आगे बढ़ा देंगे वो, ये डेट हर कुछ सालों बाद आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, ओके। दूसरा एक बेनिफिट क्या होगा कि मिनिमम टैक्स प्रोविजन इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि 3 सालों तक। उसके बाद
सेक्शन 153, यानी ये बेसिकली क्या हुआ कि जब आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो दूसरे बंदे आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। ओके, तो बेसिकली सर्विसेज के बारे में आता है ये, या जो आप गुड्स नेटवर्किंग इक्विपमेंट सप्लाई करेंगे उस पर कोई टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा। ओके, ये बेनिफिट हो गया। अच्छा, फिर दूसरा कंसेप्ट है ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे कि आपको पता है ये जो OLX वगैरह, ठीक है। ओके, अच्छा ये डेफिनेशन क्या इसकी देखते हैं जरा। Online marketplace means an information technology platform run by e-commerce entity over an electronic network that acts as a facilitator in transaction that occur between a buyer and a seller। तो आपको तो हमारे यहाँ OLX टाइप के बहुत सारे एप्लीकेशन बनी हुई हैं। ओके, तो ये भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अच्छा, अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट उसके होंगे कि उस पर मिनिमम टैक्स 1.5% की जगह कितना होगा, 0.75% होगा, ठीक है। ओके, और दूसरा ये कि टैक्स रेट उनको जो कमीशन मिलेगा, तो ये कमीशन रिसीव करते हैं ना। देखो ना, जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा खुद कोई चीज नहीं है, उसका अपना रेस्टोरेंट नहीं है, वो क्या करता है, एक फैसिलिटेटर है परचेज और बायर के बीच में। तो जो उन्हें कमीशन मिलेगा उस पर रेट जो है 12% की जगह 5% लगेगा। ये दो बेनिफिट उसको मिले, लेकिन टैक्सेबल तो है, लेकिन मिनिमम टैक्स एक तो कम होगा 1.5% टर्नओवर, और दूसरा कमीशन के ऊपर जो है वो टैक्स 12% की जगह कितना लगेगा, 5% एप्लीकेबल होगा। ओके, इसके बाद अब आइए एक और कंसेप्ट है। देखिए, अगर किसी की इनकम ही एग्जम्प्ट है तो फिर उसका FTR भी एग्जम्प्ट होगा। जैसे मैं सकता पर हमने एक पढ़ा था ना कि अगर आप एक नई इंडस्ट्री ओपन करें विद इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो उसकी इनकम 5 साल के लिए एग्जम्प्ट है। ओके, तो अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद एक्सपोर्ट करेगी तो उस पर 1% भी उसको पे नहीं करना। ठीक है। सर किसी ने क्वेश्चन किया, सर क्या फेसबुक भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस में आती है? देखो, फेसबुक जो है वो परचेजर और बायर के बीच में फैसिलिटेटर नहीं है। हो सकता है कुछ केस में हो भी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। ये बेसिकली जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन बनी होती है ना, जहाँ आप कोई चीज परचेज करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ये वो उसमें आ गया बेसिकली। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अब तो देखिए ये वजह है कि हमने एक छोटा सा ओपिनियन फॉर्म किया। वो क्या किया, देखिए एग्रीकल्चर इनकम एग्जाम है ना। अच्छा, हमारे यहाँ ज्यादातर केस में क्या होता है, जो किसान हैं, जमींदार हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो अपना माल किसी और को बेचते हैं, और फिर वो दूसरा बंदा है वो एक्सपोर्ट कर रहा होता है, तो वो तो फिर एग्रीकल्चर ही है ना। लेकिन हमारे आजकल क्या हो रहा है कि कुछ जो जमींदार वगैरह हैं उनके बच्चे बाहर से पढ़ लिख करके आ रहे हैं, तो हो सकता है कि ठीक है हम डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हैं खुद। तो अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट करेगा तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है, तो फिर FTR के कंसेप्ट उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे। फिर ये FBR का सर्कुलर है। ओके, इसके बाद अब आगे आते हैं। देखिए ना, देखिए अब एक काम करें, ये पैराग्राफ लंबा चौड़ा सा है, लेकिन उसका आपको सिर्फ और सिर्फ क्रक्स पढ़ना है। ये सब कुछ ना पढ़ें, सिर्फ आप इसकी रिजल्ट पढ़ लें। अच्छा, मैं रिजल्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सुनिए होता क्या है। अफगानिस्तान एक यूनिक कंट्री है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आप कहीं माल एक्सपोर्ट करें ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जापान, अमेरिका, तो उसकी बाकायदा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है और पैसा आता है थ्रू बैंकिंग चैनल। अच्छा, अफगानिस्तान में बहुत सारे अफगानी यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ठीक है, तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन जरा हल्की फुल्की होती है, और पैसा यही उन्होंने आपको कैश में दे दिया और माल आपने एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, तो अब अफगानिस्तान में जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी है कि पैसा बैंकिंग चैनल से अफगानिस्तान से ट्रांसफर ना हो, पाकिस्तान में आपको कैश मिल जाए। तो अब उस सूरत में क्या करें, तो फिर उन्होंने कुछ इस तरह के सेक्शन बनाए कि उस सूरत में पता क्या होगा, जब माल बॉर्डर क्रॉस करेगा तो वहाँ जो कलेक्टर ऑफ कस्टम्स है वो एक वैल्यू एस्टीमेट करके आपसे 1% टैक्स कलेक्ट कर लेगा। वो पैसा तो बैंक के थ्रू मिलना नहीं है, बैंक कैसे टैक्स कलेक्ट करेगा, कैसे डिडक्ट करेगा? तो उस सूरत में क्या है, जो बॉर्डर के ऊपर कलेक्टर ऑफ कस्टम बैठा है वो वैल्यू एस्टिमेट करेगा और 1% आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा, और वो उसके लिए हो जाएगा फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। यानी आप किसी और कंट्री में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, बैंक के जरिए पैसा है तो 1% है, तो अफगानिस्तान माल भेजें, पैसा कैश में रिसीव कर लें तब भी 1% है, तो हर सूरत में वो एक्सपोर्ट है। ठीक है, ओके बात।
अच्छा, उसके बाद अब आइए, चलें, ये हमारे आइटम खत्म हो गए किसके, FTR के। अच्छा, वर्कर्स वेलफेयर फंड एक काम करें, इसको क्रॉस कर दें, ये आपके लिए कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सिवाय इसके के साथ जो FTR की इनकम है उस पर भी आपको वर्कर्स वेलफेयर फंड पे करना पड़ेगा। अकाउंट्स को बनाएंगे, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट का 2% आप पे करेंगे, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था चैप्टर नंबर 13 में, ओके। अच्छा ना, अब इससे पहले कि हम आगे चलें, देखिए एक छोटा सा कंसेप्ट ये है कि जो थोड़ा सा टेक्निकल है, ठीक है ना। ये जो ऑप्शन वाला पैराग्राफ है ये आ चुका है CA फाइनल में, ठीक है। देखिए ना, हुआ क्या, FTR में काफी आइटम्स थे। अच्छा, FTR का मतलब क्या होता है, फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, असल में FTR हमारे अकाउंटिंग सिस्टम को तबाह कर रहा है, डॉक्यूमेंटेशन को तबाह कर रहा है, क्योंकि अगर कोई एक्सपोर्टर है वो अकाउंट्स ना बनाए कोई मसला नहीं, जबकि हमारे पास कंट्री में क्या डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब ये कंसेप्ट मतलब ICAP है, ICMA है, इन्होंने सजेस्ट किया था कि भी FTR को ख़त्म करें। FTR बेसिकली एक चीज़ फुल एंड फाइनल हो गई, डॉक्यूमेंटेशन कोई नहीं हो रही, ठीक है, ओके। तो फिर बात नहीं बनती है। तो अब गवर्नमेंट ने पता क्या किया, एक तरफ उन्होंने कहा कि कुछ चीज़ों को FTR से ख़त्म करके और NTR में डाल दिया, लेकिन बेसिकली साथ में उसमें मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट दे दिया, वो फिर बाद में डिस्कस करते हैं, वो आगे एक पैराग्राफ आएगा, ओके। अच्छा, कुछ केस में पता क्या किया उन्होंने, ऑप्शन दिया कि आप चाहें तो FTR ले लें इसको, आप चाहें तो NTR कर लें। अच्छा, फर्क क्या होता है, मैं समझाता हूं। अगर आप एक्सपोर्ट्स को FTR में लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो ग्रॉस सेल प्रोसीड का 1% फुल एंड फाइनल टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। अगर आप NTR में लेके जाएं तो फिर आप एक्सपोर्ट प्रोसीड में से एक्सपेंस माइनस करेंगे और फिर उस पर स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, कंपनी 29% लगेगा, रिबेट वर्कआउट करेंगे। तो ये भी हो सकता है कि एक्सपोर्टर को लॉस हो जाए, ठीक है ना, एक्सपोर्ट में प्रॉफिट कम हो, ठीक है, ओके। तो अब क्या किया उन्होंने, जैसे पेट्रोल पंप ऑपरेटर, चलो मैं इसकी बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें अगर पेट्रोल पंप ऑपरेटर का ग्रॉस कमीशन, ग्रॉस डिस्काउंट है पूरे साल का 100 मिलियन मिसाल के तौर पर, तो उसमें 12% उसका टैक्स उसने पे किया, ठीक है ना। उन्होंने कहा ठीक है, वो फुल एंड फाइनल है ना, लेकिन आप अगर पेट्रोल पंप ऑपरेटर हैं तो एक काम करें, आप अकाउंट्स बनाएं, बनाएगा कोई नहीं, लेकिन आप अकाउंट बनाएं, उसमें ज़रा उस ग्रॉस कमीशन में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, सारी अकाउंट्स की कैलकुलेशन करेंगे और उसके बाद आप टैक्स वर्कआउट करें। लेकिन ऐसा ना हो कि टैक्स में आप लॉस डिक्लेयर कर दें, 12% टैक्स पूरा रिफंड ले लें। तो उन्होंने कहा आपकी मिनिमम टैक्सेबिलिटी कितनी होगी अंडर NTR, 10% ऑफ ग्रॉस कमीशन। इस समझने हुआ कि अगर आपने टैक्स वर्कआउट किया और वो ग्रॉस कमीशन का 10% से लेके 12% के बीच में है, तो आप ऑप्शन एक्सरसाइज करें। तो बारीक साहब मार्जिन इतना कम है कि पहली बात तो पेट्रोल पंप ऑपरेटर अकाउंट्स क्यों बनाएगा। अच्छा, अकाउंट बना भी लिया आपने और आपने कहा आपकी टैक्स रेवेन्यू आ रही है 10.2%, तो उसको ऑडिट भी होगा, टैक्स डिपार्टमेंट ऑडिट कौन करवाएगा। तो ये समझने में साल है कि ये ऑप्शन बेकार है, दे दिया उन्होंने। इसे किसी एक्सपोर्ट में उन्होंने एक अजीब सी हरकत की है, उन्होंने कहा आपने अगर 100 मिलियन की एक्सपोर्ट की है तो उस पर 1 मिलियन FTR है ना। उन्होंने कहा आप एक काम करें, नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करें और नॉर्मल टैक्स भी कम से कम 1% होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो, और ऑप्शन भी दिया। अब आप खुद सोचें, कोई एक्सपोर्टर ये कहेगा कि साहब 100 मिलियन पर 1% मेरा टैक्स बन रहा है 1 मिलियन, और मैं नॉर्मल कैलकुलेशन करके और मैं 2.5% पे करूँगा, 3% पे करूँगा, 4% पे करूँगा, ऐसा कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये मैंने रेड उसमें लिख दिया है, नॉट फिजिबल। अगर एक्सपोर्टर को ये कहा जाए कि 100 मिलियन पर 1 मिलियन आपकी फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, क्या आप ज़्यादा पे करना चाहेंगे? कोई भी टैक्स पे नहीं करेगा ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा ऑप्शन है, तो इस ऑप्शन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि ICAP ने अपने कुछ क्वेश्चन में ये लिख दिया कि कंपनी ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, वो NTR में आना चाहते हैं, और जब NTR में वर्किंग है तो टैक्स ज़्यादा आ रहा था। तो नेशनल इंटरेस्ट में अगर कोई टैक्स ज़्यादा पे करना चाहे तो क्या कर सकता है?
कर तो सकता है, ठीक है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आपकी इनकम नहीं है, एक्सपेंस ही एक्सपेंस है, लेकिन जिस तरह आप एक्सपेंस पे करें थोड़ा बहुत इनकम टैक्स भी पे करते हैं। सुने, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करता हूँ, क्या आप लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं? यस, लेकिन दिल से नहीं पे करे, जबरदस्ती पे कर रहे हो मोबाइल फोन के ऊपर, ठीक है ना। आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, गाड़ी परचेज करेंगे इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर आपसे खुद कहा जाए कि साहब हम ले नहीं रहे, अगर आप खुद पे करना चाहें तो पे कर दें, क्या आप पे करेंगे? कोई भी नहीं पे करेगा, ओके। लेकिन बहर आप लोगों को पे करना चाहिए, इसलिए एक मतलब गवर्नमेंट पे भरोसा करके देखो, फिर देखो क्या होता है। चलें बहर, तो अब यही वजह है कि ये अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस कर दें, लेकिन ये हमने बताया कि आई कैप ने अपने 2015 के क्वेश्चन में और 2018 के क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया कि कंपनी का क्वेश्चन था, कंपनी ने एनटीआर का ऑप्शन अवेल किया है, और जब नॉर्मल कैलकुलेशन की तो एफटीआर का जो टैक्स बन रहा था उससे ज्यादा एनटीआर का टैक्स बन रहा है। लेकिन चूंकि मेंशन कर दिया तो ठीक है, फिर हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी एक्सपोर्टर ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करने वाला है, ओके। बहरहाल, इसके बाद अब मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। बेटा एक मिनट, एग्जांपल आप कॉपी कर लें, फिर मैं इसको बताता हूँ आपको, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, लग चुका है बेटा, मेरी क्लास। अच्छा देखिए, ओके, हम बात ही कर रहे थे कि एक छोटी सी एग्जांपल जो एग्जाम में आ चुकी, देखिए वो कैसे है। एफटीआर का ताल्लुक है किसके साथ? टैक्स डिडक्शन सोर्स के साथ। ये हो सकता है कि पूरी आपने एक्सपोर्ट का पैसा वसूल ना किया हो, देखो ना, आपने एक्सपोर्ट तो कर दी, क्या इसी साल पैसा मिल जाएगा सारा? ऐसा जरूरी नहीं ना। तो होगा क्या कि आप सारी कैलकुलेशन तो करेंगे जो एक्सपोर्ट पूरा साल किया उसके हिसाब से, अपोर्शनमेंट करना है, कुछ करना है वो आप कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन सारी आप एक्यूमुलेट बेस पे करेंगे। ये जो एफटीआर की टैक्सेबिलिटी आप अपने आंसर में शो करते हैं वो कैसे होगी? तो सुना जरा, देखिए, एक्सपोर्ट जो इस साल हमने किया एक्चुअल में वो है 26 मिलियन। अब उन्होंने बताया कि साहब इसमें 26 मिलियन में से 85 मिलियन, सॉरी 85% पैसा मिला है, तो 15% पैसा आपको नहीं मिला है। तो 26 मिलियन का 15% वर्कआउट करें, ये हो जाएगा 3.9 मिलियन, और 3.2 मिलियन पिछले साल की एक्सपोर्ट थी जो इस साल का पैसा रिसीव हुआ है, तो इस साल बैंक ने कितना काटा, ये तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इस साल टैक्स डिडक्ट हुआ है वो आप टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर दें और वही लेस कर देंगे, खत्म हो जाएगी बात, ठीक है, ओके। तो अब इसको देखिएगा जरा सोल्यूशन को। यस, कि हम अपनी टैक्स जो ऊपर जो अगर हमें, अच्छा सुने, अगर हमारे पास एक्सपोर्ट भी है लोकल सेल भी है, ऊपर जो हम सारी कैलकुलेशन करते हैं वो तो हम 26 मिलियन के हिसाब से करेंगे, लेकिन जब नीचे टैक्स लायबिलिटी दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? 26 मिलियन एक्सपोर्ट है, 3.2 मिलियन पिछले साल की एक्सपोर्ट का पैसा मिला वो ऐड कर लो, 3.9 इस साल का नहीं मिला वो लेस कर लो, तो ये बाकी बचा उसका 1% पे काम करें। इसको आप जरा कॉपी कर लें, इसको क्लिक कर लें, इसको कॉपी कर लें। एग्जाम में अगर इस तरह की इंडिकेशन हो तो आप टैक्स लायबिलिटी का दिखाएंगे जो एक्सपोर्ट पोस्टेड का पैसा मिला है उसका 1%, ठीक है। अच्छा ना, अब आपका से कंसेप्ट है मिनिमम टैक्स, ये आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अच्छा ना, मिनिमम टैक्स का पहले बेसिक कंसेप्ट सुनिएगा। इसके कोई इस तरह के फीचर नहीं जैसे एफटीआर के थे। अच्छा, होता क्या मिनिमम टैक्स? देखिए ना,
जब हम कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं ना, तो उस पर हम अगर कंपनी की हम बात कर लें, कंपनी इंपोर्ट कर रही है तो दो तरीके से इंपोर्ट करती है वो। एक होती है कमर्शियल इंपोर्ट, एक होती है रॉ मटेरियल की इंपोर्ट। क्या फ़र्क होता है कि अगर हम कंपनी हैं, हमने कुछ माल इंपोर्ट किया, फिर हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर उसको सेल करेंगे, ये हो गया रॉ मटेरियल की इंपोर्ट। और एक होता है कि हमने कोई चीज़ इंपोर्ट की और हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, हमने उसको एज इट इज़ आगे सेल कर दिया। तो यही वजह है कि वो जो चाइना के कैलकुलेटर, चाइना के लैपटॉप, ठीक है, कोरिया से हम फ्रिज मंगवा रहे हैं, वो सब क्या है, वो सब कमर्शियल इंपोर्ट होती है। तो कमर्शियल इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ बनी बनाई आई और हमने एज इट इज आगे उसको सेल कर दिया। तो कमर्शियल इंपोर्ट है असल में मिनिमम टैक्स। तो ऑप्शन है गौर से, हम कंपनी हमने क्या किया कि 100 मिलियन की इंपोर्ट की और हम सिर्फ कमर्शियल इंपोर्ट करें, आसानी के लिए सुन लीजिए, हम ये जूम करें कि हम सिर्फ कमर्शियल इंपोर्ट करें। तो हमने क्या किया कि 100 मिलियन की इंपोर्ट की और हमने एडवांस टैक्स कितना पे किया, 5.5%। ठीक है, ओके, यानी कि 5.5 मिलियन हमने एडवांस टैक्स पे कर दिया। अब वो जो 100 मिलियन की इंपोर्ट है उसको हमने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट किया, फिर दूसरे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, फिर सेल आ रही है, फिर एडमिन एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं, मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, नेट प्रॉफिट आएगा। हम उस पर नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करेंगे 29%। हम उस पर टैक्स कितना वर्कआउट करेंगे, 29% टैक्स वर्कआउट करेंगे, रिबेट वर्कआउट करेंगे। तो अगर ये हमारा टैक्स बनता है नॉर्मल टैक्स 6.1 मिलियन मिसाल के तौर पर, तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम 6.1 मिलियन हमारी टैक्स लायबिलिटी है, 5.5 मिलियन हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं, ठीक है, तो हम 0.6 मिलियन और पे कर देंगे, ठीक है ना। हम ये जूम करें कि और कोई विथहोल्डिंग टैक्स नहीं है हमारे पास आसानी के लिए। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर हमारी टैक्स लायबिलिटी मनी 4.8 मिलियन, तो ये जो 5.5 मिलियन है ना, ये मिनिमम टैक्स है। तो अब इस सूरत में हमारी टैक्स लायबिलिटी कितनी बन जाएगी, 5.5 मिलियन। और ये जो हम 0.7 मिलियन ज्यादा पे कर रहे हैं, ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। तो मिनिमम टैक्स जो है वो एफटीआर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। देखो एफटीआर में तो क्या फिक्स टैक्स है ना, अब वो आपने टैक्स पे कर दिया, अब आपकी इनकम ज्यादा है तो आपको मजीद टैक्स पे नहीं करना, इनकम कम है तो आप रिफंड भी नहीं लोगे। मिनिमम में क्या होता है, अगर टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है रिफंड नहीं मिलेगा, टैक्स ज्यादा आ रही है तो आपको और पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कमर्शियल इंपोर्ट आज से कुछ साल पहले एफटीआर था, अब उसको उन्होंने क्या कि एफटीआर से डाल करके मिनिमम टैक्स में डाल दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 5.5% फुल एंड फाइनल हो जाता था, आपको कोई अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, किसी कमर्शियल इंपोर्टर को प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो उसको मजीद टैक्स पे नहीं करना था। अब क्या होगा, अकाउंट्स बनाना है, नॉर्मल सारी वर्किंग करनी है, और अगर टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आ रही है तो आप और पे करेंगे, और टैक्स लायबिलिटी कम आ रही है ये लॉस आ रहा है तो रिफंड आपको नहीं मिलेगा। तो मिनिमम टैक्स एफटीआर से कहीं ज्यादा खतरनाक है। अकाउंट्स ही बनाओ, अच्छा फिर कमीशन ऑडिट करेगा, तो ऑडिट में हम पढ़ेंगे कि वो आपकी इनकम इंक्रीज भी कर सकता है, कि फला एक्सपेंस वेरीफाइबल नहीं है, फला एक्सपेंस वेरीफाइबल नहीं है, तो आपकी इनकम इंक्रीज भी कर सकता है, तो वो भी एक खतरा है, जबकि एफटीआर में तो ऑडिट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो मिनिमम टैक्स रिजीम है और जो इस तरह के, वो काफ़ी खतरनाक है। तो एक काम करते हैं हम, बजाय से कि हम मिनिमम टैक्स के कंसेप्ट अभी स्टार्ट करें, आईसीएमए ने कुछ साल पहले जब से मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट आया ना, तो उन्होंने क्या किया कि एक बाकायदा क्वेश्चन किया कि आप टैक्स रिजीम आप जरा एक्सप्लेन करें, नॉर्मल टैक्स रिजीम, एफटीआर, मिनिमम, सेपरेट, ये चारों आप एक्सप्लेन करें। तो हम एक काम करते हैं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन भी है और उसका आंसर भी है, तो हम इसको जरा आपके साथ शेयर कर लेते हैं पहले, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक काम भी करना पड़ेगा कि पहले मैं जरा ये शेयरिंग स्टॉप करके और मैं फिर जाऊंगा उस डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। तो आप जरा थोड़ी देर के लिए सब्र करेंगे, ठीक है। अ,
अच्छा ना, अब आप मुझे जरा कंफर्म करें कि आपको ये मेरी आवाज़ भी आ रही है और स्लाइड भी नज़र आ रही है, जिसमें फरवरी 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ना, देखिए ये क्वेश्चन आया। क्वेश्चन ये था कि आप जो एक्सप्लेन करें डिफरेंट टैक्स रिजीम्स। उसका बाका नाम लिया उन्होंने, नॉर्मल टैक्स रिजीम एनटीआर, सेपरेट टैक्स रिजीम एसटीआर। जैसे कि हमारा सेक्शन 37A सेपरेट टैक्स रिजीम है, इसी उन्होंने कहा मिनिमम टैक्स रिजीम और फाइनल टैक्स रिजीम। तो चला मैं काम करते हैं, इसको थोड़ा सा जरा गो थ्रू कर देते हैं ताकि इसका जरा डिफरेंस भी आपको जरा समझ में आ जाए। तो सुनिए, मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। देखिए एनटीआर क्या है। NTR is a method of taxation under which the income under each head is of income is computed after considering all admissible deductions। तो हर हेड के अलग अलग डिडक्शंस हैं, ठीक है। तो क्या लिखा, रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर हेड। जैसे सैलरी के तो नहीं है लेकिन प्रॉपर्टी इनकम के हैं, इसी के साथ आपका कैपिटल गेन के हैं, बिजनेस इनकम के हैं। एंड देन नेट इनकम एक्सपेंस माइनस करने के बाद ऑफ ईच हेड इज इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। अगर इंडिविजुअल है तो सारे हेड एक साथ आ जाते हैं, कंपनी में भी ये होता है बहरहाल। ओके, अच्छा, टोटल इनकम इज फर्दर रिड्यूस बाय डिडक्टेबल अलाउंसेस, जैसे कि ज़कात है, डोनेशन सेकंड शेड्यूल वाला है, वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड है, WWF है, इसी की एक और चीज थी इसमें बैतुल माल फंड वगैरह। तो वो आप सब कुछ माइनस करने के बाद अब जो नेट फिगर आएगी उससे हम क्या कहेंगे, टैक्सेबल इनकम। तो हम दो तरह की चीजें माइनस करेंगे, एक तो एक पर्टिकुलर हेड ऑफ इनकम के एक्सपेंस वो भी माइनस करेंगे, और आखिर में जाके जब टोटल इनकम आएगी तो उसमें से भी ज़कात माइनस होती है और डोनेशन सेकंड शेड्यूल का माइनस होता है। ओके, फिर अब जो नेट टैक्सेबल इनकम आएगी उसका टैक्स इज देन अप्लाइड टू द टैक्सेबल इनकम एज पर फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये अगर कंपनी है तो 29% है, इंडिविजुअल एओपी है तो फिर स्लैब रेट्स हैं। अच्छा, वे शैल बी रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट्स इफ एनी अवेलेबल टू द टैक्स पेयर। अच्छा, अब इसमें रिबेट वगैरह कौन सा है, डोनेशन का रिबेट है, और सबसे आखिर में जाकर के हम क्या माइनस करते हैं, एडवांस टैक्स पेड। ठीक है ना। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट फिगर है वो या तो टैक्स पेबल होगा या फिर टैक्स रिफंडेबल होगा। ठीक है ना। आपका क्या हुआ कि रिबेट कैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स बना, अगर एडवांस टैक्स ज्यादा है तो रिफंडेबल है, एडवांस टैक्स कम है तो पेबल विद रिटर्न ऑफ इनकम है। तो ये आपका हो गया एनटीआर, नॉर्मल टैक्स रिजीम। अच्छा, इसके मुकाबले में सेपरेट टैक्स रिजीम क्या होता है, देखिए एसटीआर इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर व्हिच सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर केप्ट सेपरेट। जैसे इमोट प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन है, अलग रखेंगे, सेक्शन 37A पूरा अलग होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी इनकम अगर इंडिविजुअल है, एओपी है, और ग्रॉस एंड 4 मिलियन है या उससे कम है तो फिर अलग होगा वो। ओके, अच्छा, एंड चार्ज टू टैक्स एट स्पेसिफाइड टैक्स रेट इंस्टेड ऑफ नॉर्मल टैक्स रेट। सेपरेट टैक्स रिजीम कहते हैं उसको है कि उस पर नॉर्मल स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, उसके बाद इट इज अ कंसिडर्ड ओपिनियन दैट एसटीआर इनकम इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्टेबल अलाउंसेस। ये हमने आपको चैप्टर नंबर 10 में लिख के दिया हुआ है कि लॉ में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक ओपिनियन ये है कि इसमें से आप ज़कात वगैरह और डोनेशन वगैरह माइनस नहीं कर सकेंगे। ओके, हाँ, अगर कुछ एडवांस टैक्स है तो वो तो आप माइनस कर सकते हैं। हाउएवर डिडक्शन रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन मे बी अलाउड। अच्छा, मे का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया है, प्रॉपर्टी सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम है, एक्सपेंस माइनस नहीं कर सकते। सेक्शन 37A सेपरेट ब्लॉक है, एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं, परचेज कॉस्ट माइनस कर सकते हैं, इंसिडेंटल एक्सपेंस माइनस कर सकते हैं। ओके, तो कहीं माइनस कर सकते हैं, कहीं माइनस नहीं कर सकते। ओके, तो क्या लिखा है, however deductions related to that particular transaction may be allowed as specified in the relevant provision of the income tax ordinance, such as cost of shares and incidental expenses are allowed to be deducted under section 37A, which is then taxable at specified। लेकिन मे का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि प्रॉपर्टी इनकम में अगर सेपरेट ब्लॉक है तो फिर आप कोई चीज माइनस नहीं कर सकेंगे, वहां सेपरेट एप्लीकेबल होते हैं फॉर ऑन ग्रॉस। ओके, उसके बाद अब फाइनल टैक्स रिजीम क्या है जो अभी हमने पढ़ा था, देखिए वो है FTR is a method of taxation under which certain transactions are treated or presumed। presume का मतलब क्या होता है, जैसे सुने, अगर एक्सपोर्ट है, भाई एक्सपोर्ट प्रोसीड तो ग्रॉस फिगर है ना, वो आपकी इनकम थोड़ी है, इनकम तो आती है एक्सपेंस माइनस करने के बाद, लेकिन हम अज्यूम करेंगे कि ग्रॉस
एक्सपोर्ट प्रोसीड ही हमारी इनकम है, उस पर हमें 1% पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा है, एफटीआर इज अ मेथड ऑफ टैक्सेशन अंडर विच सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर ट्रीटेड एज और प्रिज्यूम्ड एज इनकम एंड द एडवांस टैक्स पेड ऑन सच ट्रांजैक्शंस। तो हर एफटीआर के आइटम का अलग अलग रेट है, इज कंसिडर्ड एज फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज टैक्स लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। इस मतलब कि इस पर आपका नॉर्मल स्लैब एप्लीकेबल नहीं होगा, और वही जो एडवांस टैक्स है फुल एंड फाइनल टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, इनकम अंडर एफटीआर इज नॉट रिड्यूस्ड बाय एनी डिडक्शंस एंड डिडक्टिबल अलाउंसेस। तो ना तो उसमें से किसी पर्टिकुलर हेड के एक्सपेंस माइनस कर सकते हो, ना ज़कात वगैरह माइनस कर सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, इट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम एंड नॉट टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड। तो उसमें से किसी किस्म का कोई रिबेट आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइए आखिर में मिनिमम टैक्स regime. देखिए, MTR is a method of taxation under which tax deduction or collection at source withholding tax is treated as minimum tax in respect of such transaction. Withholding tax under MTR shall become final tax where tax under MTR on such transaction less than. तो अगर मैं सकता पर कमर्शियल इंपोर्ट पर आपने 5.5% एडवांस टैक्स पे किया है, और अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 5.5 मिलियन से कम है, तो फिर ही आपको हो जाएगा फुल एंड फाइनल। लेकिन अगर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ज्यादा है तो फिर आपको और पे करना पड़ेगा। तो ये बात लिखी हुई देखिए, हाउएवर withholding tax shall be admissible where tax under NTR on such transaction is higher than। तो अगर आपकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी आ रही है 6.1 मिलियन, तो फिर आप 5.5 मिलियन माइनस करने के बाद बैलेंस आप पे करते हैं। ठीक होगी बात। तो ये आपने देखा कि क्वेश्चन काफी अच्छा था। ओके, और ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था ये मुझे इस वक्त याद नहीं है। आप एक काम कीजिएगा कि अगर आप, चूंकि आज हम इंशाल्लाह काफ़ी हद तक मुकम्मल कर लेंगे मिनिमम टैक्स और एफटीआर, तो आप इसकी जो क्वेश्चन आंसर आपके सामने है ना, ये भी आप हमें ईमेल करें और हम आपको ये ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए आपको सोच सकते हैं कि ये हमने काफ़ी क्वेश्चन आंसर, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये हमने ये डॉक्यूमेंट 18 से लेकर के 18 तक क्वेश्चन आए थे, और पीछे के जाएं तो कहाँ तक के क्वेश्चन हैं, 13 तक के। ठीक है, बहरहाल 2003 से लेकर अब तक जितने क्वेश्चन हैं वो सब हमने फीड किए, ये सारी फीडिंग मैंने खुद की। ठीक है, मेरे पास कोई ऑपरेटर नहीं है। ठीक है, अच्छा, इसकी वीडियो आप कब तक अपलोड कर देंगे? तो सुनिए, एफटीआर की मेरे पास वीडियो रिकॉर्डेड अलग से नहीं है, ये रिकॉर्ड हो रहा है इसके ऊपर, क्लाउड के ऊपर, और आईएसएमई की मैनेजमेंट इसको गूगल ड्राइव के ऊपर, उनका जो भी सिस्टम है उस पर वो अपलोड कर देंगे। ओके, तो वहां से आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास एफटीआर के सेपरेट रिकॉर्डेड लेक्चर 2020 के नहीं है। ठीक है, अच्छा, और अभी बना भी नहीं सकता इसलिए कि टैक्स ईयर 2020 बना चुका है, उसके ऊपर हमें भी मजीद काम करना बाकी है। ठीक है, तो चले मैं एक मतलब फिर ये शेयरिंग स्टॉप करके मैं वापस आता हूँ। ठीक है भाई, अच्छा, अब हम बात करते हैं मिनिमम टैक्स। तो मिनिमम टैक्स के ऐसे हमने कोई फीचर नहीं लिखे हैं, लेकिन उसमें आइटम्स कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो सुने जरा, सबसे पहले लोकल सर्विस। ठीक है ना, उसकी हम बात करते हैं। आप रेजिडेंट पर्सन हैं और आप सर्विस भी लोकल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो सर्विस इनकम को उन्होंने क्या किया कि डाल दिया किसमें, मिनिमम टैक्स में। ओके, तो उस पर टैक्स क्या है? सबसे पहली बात तो एक साथ जो प्रिंट मीडिया है फॉर एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। ठीक है, तो प्रिंट मीडिया क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, जो आपके एडवर्ट बना रहे हैं, लोगो बना रहे हैं, ओके, एड वगैरह के लिए, तो वो सारा प्रिंट मीडिया कहलाता है। ठीक है, ओके, फॉर एड सर्विसेज, तो इस पर उन्होंने कहा सिर्फ 1.5% टैक्स डिडक्ट होगा, लेकिन है ये एनटीआर। इसमें क्या हुआ कि जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अगर उसने 100 मिलियन की ग्रॉस अमाउंट रिसीव की है तो उस पर वो 1.5 मिलियन टैक्स पे करेंगे, और ये मिनिमम टैक्स होगा, फुल एंड फाइनल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1.5 मिलियन उन्होंने टैक्स पे किया है, ठीक है, जिन्होंने सर्विस की पेमेंट की उन्होंने टैक्स डिडक्ट किया है,
तो अगर उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी 1.5 मिलियन ज्यादा है, सो दे शैल बी सपोज टू पे मोर टैक्स, और अगर उनकी नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी इससे कम है तो रिफंड नहीं मिलेगा। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिएगा, यहाँ जितना मिनिमम टैक्स है उनमें से कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला है। सुनो गौर से, वो जो टर्नओवर टैक्स था 1.5% टर्नओवर, उसमें कुछ एक्सेस था, कितने साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे आप? 5 साल के लिए, ठीक है ना। एसीटी, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट टैक्स, कुछ एक्सेस आ रहा है उसकी वजह से, तो आप कितना साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे? 10 साल के लिए। या आप यहाँ लिख लें कि अब ये जितना आपका 1 से लेकर के और आगे तक चैप्टर के एंड तक जितने मिनिमम टैक्स के प्रोविजन है, इनमें से कोई भी कैरी फॉरवर्ड होने वाला नहीं। इसको आप लिख लें जरा। ये गया तो गया। अच्छा, मुझे किसी स्टूडेंट ने ये मैसेज किया है, जी, जी का तो मतलब यस होता है। फिर किसी ने कहा के का मतलब क्या होता है? अच्छा, मैं चूंकि सोशल मीडिया ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ तो इस तरह की एब्रिविएशन मुझे नहीं पता। इस बच्चे ने सिर्फ लिखा है के, तो के का मतलब क्या है? चलें बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, ये किसी ने हैंड रेज किया है, ये हैंड रेज वाला मुझे नजर नहीं आता कौन हैंड रेज कर रहा है, ठीक है। चलिए चैट में, ओके ठीक है, ओके फाइन। के का मतलब ओके फाइन, मैं ज़रा यूज नहीं हूँ शॉर्टकट से, ठीक है। देखिए, तो प्रिंट मीडिया के ऊपर कितना मिनिमम टैक्स है? 1.5%। अच्छा, आगे चलें। अब देखिए कुछ सर्विस स्पेसिफाइड हैं, उस पर मिनिमम टैक्स है 3%, ठीक है ना। अच्छा, वो सर्विसेज की लिस्ट जरा लंबी चौड़ी है, तो उसमें सब याद ना करें आप, कुछ याद करने काफ़ी है। हाँ, अगर एग्जाम लिखने के साथ स्पेसिफाइड सर्विसेज, तो आप 3% उस पर लगा सकते हैं मिनिमम टैक्स, ओके। अच्छा, वो सर्विस कौन कौन सी हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज 3%, आजकल आपको पता है स्ट्राइक चल रही है, ओके। अच्छा, फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज, एयर कार्गो, कोरियर, मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विसेज, जैसे जो आपका होता है ना, क्या नाम, गार्ड्स प्रोवाइड करना, ये सब मैन पावर आउटसोर्सिंग सर्विस है ना, ओके। उसके बाद फिर होटल सर्विसेज, सिक्योरिटी गार्ड को अलग से भी खैर मेंशन कर दिया। उसके बाद अच्छा, आईटी सर्विस जो लोकल सप्लाई कर रहे हैं, आईटी सर्विस एक्सपोर्ट करोगे वो तो एग्जम्प्ट है, लेकिन डेफिनेशन वही है, आईटी सर्विस की जो लोकल सप्लाई है उस पर। अच्छा, फिर अब वही बात है कि आप स्टार्टअप में आ रहे हैं, 3 साल एग्जाम है, तो फिर तो 3% नहीं लगेगा। अच्छा, उसका फिर ट्रैकिंग सर्विसेज, ये जो गाड़ियों में ट्रैकिंग होती है, उसके अलावा फिर एड अदर देन प्रिंट मीडिया, अखबार में ऐड आ रहे हैं, टीवी पर ऐड आ रहे हैं, ओके। फिर आपका है शेयर रजिस्ट्रार सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कार रेंटल सर्विसेज, बिल्डिंग मेंटेनेंस, स्टॉक एक्सचेंज एंड पीएमएक्स, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, इंस्पेक्शन टेस्टिंग, तो खैर ये स्पेसिफाइड सर्विसेज जिस पर कितना लगेगा? 3% टैक्स रिडक्शन सोर्स होगा, ओके। अच्छा अब इनके अलावा बाकी जो हैं सर्विसेज जो स्पेसिफाइड नहीं है, उसमें अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कोई कंपनी तो 8%, और सर्विस को इंडिविजुअल प्रोवाइड कर रहा है तो 10%, ठीक है। अच्छा नाम, अब देखिए नाम, ये जो पैराग्राफ है क्या है? पहली बात तो ये कि अच्छा, मैं काम करता हूँ, ये पैराग्राफ बाद में करता हूँ, पहले मैं आता हूँ उस पर कि सर्विसेज पर टैक्स डिडक्ट कौन करेगा। आप सर्विस प्रोवाइड करें तो भी किसको सर्विस प्रोवाइड करें, तो सर्विस प्रोवाइड करते हुए हर बंदा टैक्स डिडक्ट नहीं करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्विस प्रोवाइड करते वक्त, सर्विस रिसीव करते वक्त, सर्विस की पेमेंट करते वक्त कौन टैक्स डिडक्ट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट, कंपनी, तो प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट भी कंपनी है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, एओपी कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, एक काम करें, इसके आगे आप लिख लें, ये है रजिस्टर्ड फर्म, एओपी
कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ, समझने की जो पार्टनरशिप फर्म है ना, जब उसमें आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ। अगर अच्छा पार्टनरशिप में आपको पता ये हो सकता है कि आप एक पार्टनरशिप फर्म बना लें और उसको पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, ये हो सकता है। ओके, तो आप सुनिए, अब नीचे आ रहा है इंडिविजुअल और एओपी। अब गौर सुनिएगा, ऊपर भी एओपी आ रहा है, नीचे भी आ रहा है। तो ऊपर एओपी कौन सी है, रजिस्टर्ड फर्म। तो नीचे एओपी कौन सी होगी, लिखिए आप जरा, ये है अनरजिस्टर्ड फर्म एंड जॉइंट वेंचर। कई जॉइंट वेंचर नीचे भी आ रहा है, तो काम करें, इसको आप लिख लें अनरजिस्टर्ड फर्म, सिर्फ जॉइंट वेंचर ना लिखें। अच्छा अब सुने, अब अगर इंडिविजुअल एओपी है तो वो टैक्स विदहोल्डिंग एजेंट कब होंगे, कि जब उनकी टर्नओवर 50 मिलियन से या उससे ज्यादा होगी। तो अब सुने गौर से, अगर मैं आप में से किसी को कोचिंग प्रोवाइड करूं, वैसे तो मैं आपको कोचिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आईसीएमए के थ्रू कर रहा हूँ ना। अगर मैं इंडिविजुअली किसी आप में से किसी को कोचिंग प्रोवाइड करूं और जब आप मुझे पेमेंट करोगे तो आप विदहोल्डिंग एजेंट नहीं होगे, ठीक है। ओके, अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे इंडिविजुअल को तो वो तो टैक्स डिडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल का टैक्स डिडक्ट करेगा कि जब वो बिजनेस कर रहा हो और उसकी जो टर्नओवर है वो 50 मिलियन से क्रॉस कर जाए। अच्छा, तो अब ये जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर में जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, क्या वो टैक्स डिडक्ट कर रहे होते हैं? नहीं। अच्छा, फिर फॉरेन कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट है, फिर कंसोर्शियम और जॉइंट वेंचर है, फिर अ पर्सन रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट है, और फिर बिल्डर और लैंड डेवलपर है। तो चलिए मुझे एक बात बताइएगा आप, आई कैप या सॉरी आईसीएमएपी, आईसीएमएपी क्या विदहोल्डिंग एजेंट है? आईसीएमएपी वो जो सर्विस प्रोवाइड करेगा, तो आईसीएमएपी क्या विदहोल्डिंग एजेंट है? ठीक है ना? द आंसर इज यस। ओके, अच्छा एनपीओ है, और वैसे भी आईसीएमएपी जो है कंपनी की डेफिनेशन में शामिल है। ओके, तो आईसीएमपी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब चले, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, अब मैं आता हूँ जरा इस पैराग्राफ पर, तो सुने गौर से। हम सर्विस किसको प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको या आईसीएमए को? आईसीएमए करें ना, आप हमें डायरेक्ट तो पेमेंट नहीं करो, आप तो पेमेंट करो किसको, आईसीएमए को, और आईसीएमए पेमेंट करती है। तो आईसीएमए ने क्या करना है, जैसे मैं मिसाल लूँ आईबीए, आईबीए में जो टीचिंग कर रहा है, तो आईबीए वाले क्या करेंगे, उस पर 10% टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने आईबीए को टीचिंग की, पूरे साल में पैसा रिसीव किया मिसाल के तौर पर 20 लाख रुपए, तो 20 लाख का वो क्या करेंगे, चूंकि हम इंडिविजुअल हैं तो वो 10% टैक्स डिडक्ट करेंगे, 2 लाख रुपए। अब हमें हमारी वो नॉर्म इनकम होगी ना, हम उसमें से कुछ एक्सपेंस भी क्लेम कर सकते हैं, अपने ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस ये वो, ठीक है। ओके, कुछ एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं। फिर हम नॉर्मल स्लैब रेट अप्लाई करेंगे, तो नॉर्मल स्लैब रेट जो है वो के मुताबिक अगर हमारा टैक्स बनता है 2,20,000 रुपए, तो हमें 20,000 रुपये और पे करना पड़ेगा। हमने टैक्स वर्कआउट किया बना 1,60,000, तो फिर हमें रिफंड नहीं मिलेगा, ये तो है मिनिमम टैक्स। तो मैं दोबारा कर लेता हूँ, अगर आईबीए अपने किसी टीचर को पेमेंट करे कितना, 20 लाख रुपए, ठीक है, तो वो उस पर 10% टैक्स डिडक्ट करेगा। तो कितना टैक्स डिडक्ट किया उसने, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख रुपए मिनिमम टैक्स है, और ये एफटीआर नहीं है, फुल एंड फाइनल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि उस टीचर को अपना रिटर्न फाइल करना है, उस टीचर को जो है वो नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करना है। नॉर्मल टैक्स वर्कआउट करने से पहले वो कुछ एक्सपेंसेस भी माइनस करेगा। अच्छा, नॉर्मल टैक्स बना उसका मिसाल के तौर पर 2,20,000 रुपए, तो उसको 20,000 रुपये और पे करना पड़ेगा ना। और अगर नॉर्मल टैक्स बना 1,60,000, तो वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकेगा। अब वो सुनेगा, अगर कोई प्राइवेट कोचिंग सेंटर रन कराए, तो वो जो इंडिविजुअल बच्चे आ रहे हैं वो तो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर उस केस में मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब हम सर्विस प्रोवाइड करें किसी विदहोल्डिंग एजेंट को, तो मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट आएगा ना। तो जहां टैक्स डिडक्शन सोर्स के प्रोविजन एप्लीकेबल हो, वो मिनिमम टैक्स होता है। एडवांस टैक्स कटना ही नहीं है तो फिर मिनिमम टैक्स भी नहीं है, ठीक है ना। देखो ना, कोचिंग तो एक टीचर जा करके और
वहाँ भी सप्लाई कर रहा है, मतलब प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पर, IBM में। लेकिन किसी ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर खोल लिया, वहाँ वो टीचिंग कर रहा है। तो अब जो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, वो तो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। तो फिर उस सूरत में उस प्राइवेट कोचिंग सेंटर को जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको पर मिनिमम टैक्स के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट मीन्स अब अगर वो कह रहा है कि मेरा प्रॉफिट कम है, मेरा टैक्स कम है, तो ठीक है, कम है, लॉस हो गया तो टैक्स पे ना करे वो। ओके, तो चलें अब एक काम करें, ये पैरा डी आप लोग जरा पढ़ लें। ठीक है, पढ़ लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ ये हम देख चुके हैं, फाइन। अच्छा, अब एक और चीज है, देखिए, ये उन्होंने एक बेनिफिट दिया है कि अगर आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करें, इनमें से किसी को, ऊपर वाले को, और पूरे साल की जो सर्विस की जो अमाउंट है वो 30,000 से कम है, तो वो टैक्स डिडक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता है 30,000 कोई इतनी बड़ी फिगर नहीं है, ठीक है ना। इतना तो आपको, इससे ज़्यादा तो आपको वीकली पॉकेट मनी मिल जाती है घर वालों से, क्योंकि मिलती नहीं मिलती 30,000 वीकली पॉकेट मनी मिलती होगी, नहीं मिलती होगी? कितने जीरो कम करें? यार मुझे तो लग रहा है काफी बच्चे जूम पे ऑन करके और सो जाते हैं, ठीक हो गए। एक जीरो कम करें, 3,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, और कोई? दो चार बच्चे वही एक्टिव लग रहे हैं मुझे। चले बहरहाल आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये सर्विस वाला काम खत्म हो गया। अब इलेक्ट्रिक बिल। अच्छा, आप सुनिए, इससे पहले कि मैं डिस्कस करूं, इलेक्ट्रिक बिल, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है ना, वो 4 डिफरेंट कनेक्शन होते हैं। एक होता है रेजिडेंशियल कनेक्शन, एक होता है एग्रीकल्चर कनेक्शन, ट्यूबवेल वगैरह में जो लगता है, ओके। एक होता है इंडस्ट्रियल कनेक्शन, जो फैक्ट्री वगैरह में लगता है, और एक होता है कमर्शियल कनेक्शन, जो दुकान वगैरह में लगता है, कोई ऑफिस है उसमें लगेगा, ओके। तो अब ये चार जो है ना, उसमें से जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कनेक्शन है, उसमें फिर एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है आपको। रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक बिल में एडवांस इनकम टैक्स नहीं होता, टेलीफोन बिल में होता है, लेकिन जो रेजिडेंशियल इलेक्ट्रिक बिल है उसमें हमको एडवांस टैक्स पे नहीं करे होते, फाइन। अच्छा, अब जरा इसको पढ़ते हैं हम। अच्छा, पहले हम देखेंगे कि हम एडवांस टैक्स पे कैसे करते हैं। तो उसमें से एक पोर्शन मिनिमम टैक्स होता है, पूरा नहीं। तो उसमें पढ़ूंगा एडवांस टैक्स इज पेएबल ऑन कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक बिल्स इंक्लूडिंग। तो यहाँ पर हर किसी का बिल नहीं है, कौन सा बिल है? कमर्शियल बिल है और इंडस्ट्रियल बिल है, ठीक है, इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स एंड ऑल इंसिडेंटल चार्जेस रेंजिंग। अच्छा, अब कैसे लगेगा? देखिए, उन्होंने कहा, सबसे पहले नीचे लाइन में देखूंगा, अगर बिल 20,000 से ज्यादा है, ठीक है, तो आपको पता है कमर्शियल यूजर और इंडस्ट्रियल यूजर में तो 12-20,000 रुपये कोई बड़ी फिगर नहीं है। आजकल तो आप घर में किसी लगाएं तो बिल 20,000 से ज्यादा आ जाता है। तो अब ऐसे में अगर कमर्शियल यूजर है तो 12% एडवांस इनकम टैक्स होगा, और अगर इंडस्ट्रियल यूजर है तो फिर 5%। तो सुनो, अगर दुकान में किसी ने, बड़ी दुकान है, एसीसी लगा लिए, और उसका बिल आया महीने का 1,00,000 रुपए का, तो बेसिकली वो पे करेगा 1,12,000 रुपए। जो इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं वो 12% टैक्स कलेक्ट करेंगी, ओके, और वो IBR के पास जमा कराएंगी, ठीक है। और अगर यही बिल 1,00,000 रुपए का किसी फैक्ट्री के पास आएगा तो वो कितना पे करेगा? 1,05,000 रुपए, ओके। अच्छा, दूसरा आप ऊपर लाइन पढ़ते हैं, देखिए, बिल आपका कितना है? अगर 400 रुपए से कम है तो ना कि कोई एडवांस टैक्स नहीं होगा। ये SBI की तरफ से प्रैक्टिकल जोक है, क्योंकि 400 रुपए से कम किसी का बिल कम आएगा क्या? तो घरों का नहीं आता, ओके। लेकिन उन्होंने कहा 400 तक का बिल है तब तो हम आपसे कोई एडवांस टैक्स नहीं लेंगे, बड़ी मेहरबानी उनकी। लेकिन 400 ज्यादा बिल है और 20,000 तक है, तो पूरा एक चार्ट है, इतना बिल होगा तो इतना एडवांस टैक्स, इतना बिल होगा तो हमने एक रेंज आपको बता दी, तो पूरा चार्ट आपको याद करने की जरूरत
एज सच नहीं है। ओके, चलें हम अपनी आसानी के लिए अज्यूम कर लें कि हमारा बिल 20,000 से ज्यादा है और नीचे वाली लाइन अप्लीकेबल है 12% और 5%। तब सुनो उसने क्या किया, अगर कंपनी है तो फिर तो मिनिमम टैक्स का कंसेप्ट नहीं है, जिनको इंडिविजुअल एओपी है तो इसमें से एक पोर्शन मिनिमम होगा। वो कौन सा पोर्शन है पढ़ते हैं, देखिए टैक्स कलेक्टेड अप टू बिल अमाउंट ऑफ ₹3,60,000 per annum shall be treated as minimum tax for a person other than a company। यहाँ रुक जा बस, and no refund shall be allowed। तब सुने गौर से, अगर आपकी शॉप है, हम कमर्शियल की बात कर लेते हैं, आपकी कोई रिटेल शॉप है, ठीक है, अच्छा, और जरा बड़ी दुकान है, कुछ एसीसी भी लगे हुए, बिल ज्यादा आ रहा है, तो अगर आपका बिल आया है पूरे साल का 5 लाख रुपए, पूरे साल का बिल कितना है 5 लाख रुपए, तो उस पर आपने 12% यानी कि 60,000 रुपीज आपने एडवांस टैक्स पे किया था। लेकिन जरा काम करें, 3,60,000 का जरा 12% वर्कआउट करें, ये बनेगा 43,200, ये बनेगा 43,200। तो पता क्या है, अब अगर आपने एडवांस टैक्स कितना पे किया 60,000 रुपए और आप ये कह रहे हैं जनाब हमें तो लॉस हो रहा है, तो नॉर्मल केस में तो पूरा 60,000 रिफंड होना चाहिए ना। उन्होंने एक काम करेंगे 43,200 ये हम आपको रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि मिनिमम टैक्स है ये, ठीक है ना। दोबारा से पढ़ लें आप, तो जरा काम करें, आप जरा खुद वर्कआउट करें कि 3,60,000 अगर बिल इससे ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना, तो 3,60,000 का 12% कितना हो गया 43,200। तो जितने हमारी ये शॉप्स है ना उनमें अगर बिल 360,000 से ज्यादा आ रहा है तो 43,200 उनका टैक्स गया, वो उनको रिफंड नहीं मिलने वाला है। हाँ वही बात आती है कि अगर आपकी नॉर्मल टैक्स एबिलिटी से ज्यादा है तो आप तो और पे करोगे, ठीक है ना। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान में कितनी शॉप्स हैं और बिल तो आमतौर पर इलेक्ट्रिक का अच्छा खासा आ ही जाता है। तो गवर्नमेंट ने इतना तो हमारा हक बनता है कि हम इतना अमाउंट आपको रिफंड ना करें। तो अगर कोई लॉस क्लेम कर रहा है कि मुझे लॉस हो गया प्रॉफिट कम है, तो कमर्शियल वाला 43,200 ये रिफंड क्लेम नहीं कर सकता। और यही अगर आप इंडस्ट्रियल की बात कर लें तो 360,000 का अगर आप 5% वर्कआउट करें बनेगा 18,000 रुपये। तो खैर फैक्ट्री में तो कितना मसला नहीं है, लेकिन ज्यादातर हिट पड़ती है किसको, शॉपकीपर्स को, ठीक है। अच्छा ना, इसके बाद आप और आगे चलें, इम्पोर्ट एक्सचेंज। यस, ये जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में कई दफा आ भी चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त हम ये आइडेंटिफाई नहीं करें कि कौन सा मिनिमम होगा। फिलहाल इसमें जो पहला पोर्शन है वो ये है कि एडवांस टैक्स पे कैसे करना है, फिर उसमें से कौन सा मिनिमम है ये आपके साथ हम जरा शेयर करेंगे। कौन सा मिनिमम है ये आपके साथ हम जरा शेयर करेंगे। तो पहले हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सा एडवांस टैक्स जो आपको पे करना पड़ेगा। देखिए, कलेक्टर ऑफ कस्टमर शैल कलेक्ट एडवांस टैक्स इनकम टैक्स फ्रॉम एवरी इंपोर्टर एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स नीचे लिखे हुए हैं, ऑन वैल्यू एज इंक्रीज बाय। अब ये सीक्वेंस है, पहले आप क्या पे करेंगे, सबसे पहले कस्टम ड्यूटी, फिर आप पे करेंगे फेडरल एक्साइज ड्यूटी अगर कोई पे बिल है तो, फिर आप पे करेंगे सेल्स टैक्स, और उसके बाद फिर जैसे किसी ने कहा सर कमर्शियल बिल में 12% इंक्लूड होगा, बिल्कुल देखिए कमर्शियल बिल जो आएगा ना, अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं 1 लाख रुपीज तो टोटल बिल होगा 1,12,000 रुपए का, ठीक है। तो आप 1,12,000 रुपए करे होंगे तो आपका 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस डेबिट करोगे कितने से 1 लाख से, और 12,000 रुपए एडवांस इनकम टैक्स है, लेकिन उसमें से एक पोर्शन मिनिमम होगा कि आपकी टैक्स एबिलिटी उस अमाउंट से कम नहीं होनी चाहिए, ओके। अच्छा, उसके बाद तो हम बात करते कि यहाँ एक बड़ा मसला देखिए, वो ये है कि अगर आपकी इंपोर्ट वैल्यू है 1 लाख रुपीज और कस्टम ड्यूटी है 20%, तो आपने पे किया 20,000 कस्टम ड्यूटी। फिर अगर एफडी है 10%, तो एफडी 10% 1 लाख पे नहीं होगा, 1,20,000 पर होगी। फिर सेल्स टैक्स होता है 17%, तो 17% 1 लाख पे नहीं होगा,
कस्टम ड्यूटी और एफडी मिलाने के बाद जो फिगर आएगी उस पर सेस लगेगा और फिर इनकम टैक्स का 5.5% मिला के ऊपर, तो फिर कस्टम ड्यूटी और एफडी और एसएस मिलाने के बाद जो फिगर आएगी उस पर इनकम टैक्स लगेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम पाकिस्तान में कस्टम ड्यूटी पर भी इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, जो हम गवर्नमेंट को ड्यूटी पे कर रहे हैं, तो हमारी इनकम नहीं है। तो पाकिस्तान में एक कंसेप्ट है कि इनकम टैक्स एडवांस का थोड़ा ज्यादा होता है। ओके, अच्छा, उसके बाद अब ये रेट क्या क्या है देखिए। अब कुछ तो है स्पेसिफाइड, उसको तो आप याद ना रखें, ठीक है ना, वो तो आने के चांसेस जरा कम है। तो जो जनरल रेट्स हैं वो हम याद कर लेंगे। तो सुने जरा, 4% इम्पोर्ट ऑफ कोर एंड फिनिश फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, उसको आप छोड़ दें, एक बंदा पढ़ लिया काफी है। 4.5% इन केस ऑफ शिप ब्रेकर्स, वो भी स्पेसिफिक, उसको छोड़ दें। अच्छा, 4.5% ऑन इंपोर्ट ऑफ प्लास्टिक रॉ मटेरियल बाय कमर्शियल इंपोर्ट, उसको भी छोड़ दें, बहुत स्पेसिफिक है। 1.75% रॉ मटेरियल प्लास्टिक का इंपोर्ट करें, भी स्पेसिफिक छोड़ दें। तो एक काम करें, आप अपनी बुक में से ये शुरू की 4 चीजें क्रॉस करना चाहें क्रॉस कर सकते हैं। अब 5.5% जो है ये और 6% ये आपके काम का है। देखिए 5.5% ऑन इंपोर्ट बाय इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फैक्ट्री, कि अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें या अपने लिए फिक्स्ड एसेट्स इंपोर्ट करें तो 5.5% पे करेंगे। फिर उसके अलावा क्या होता है, कमर्शियल इंपोर्ट है, तो कमर्शियल इंपोर्ट में रेट का फर्क है। देखो अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, एओपी हो, कंपनी हो, जब रॉ मटेरियल इंपोर्ट करेंगे तो 5.5% है, लेकिन कमर्शियल इंपोर्ट में फर्क आएगा। क्या फर्क होगा, कंपनी अगर कमर्शियल इंपोर्ट करेगी तो 5.5% है, और कोई इंडिविजुअली एओपी कमर्शियल इंपोर्ट करेगा तो 6% है, ठीक है ना। कि कोई अगर कंपनी इंपोर्ट करेगी तो फिर 5.5% है, इंडिविजुअली एओपी करेगा तो फिर 6% है। अच्छा, मोबाइल फोन पर पूरी एक रेंज है कि वो उसकी होती है कैपेसिटी होती है, स्मार्टफोन है या दूसरा है, तो उसके हिसाब से 70 रुपए से लेकर के और 5200 तक ये भी जो स्पेसिफिक रेट है, इसको भी आप छोड़ दीजिए। फिर गोल्ड इंपोर्ट करें 1% है, कॉटन और एलएनजी वगैरह, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ओके, इस पर 1% है। तो चलें, हम सिर्फ 2 चीजें याद रखेंगे कि अगर रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें तो या फिक्स हमारे अपने लिए तो 5.5% है, कमर्शियल इंपोर्ट करें तो डिपेंड करता है कौन इंपोर्ट कर रहा है, कंपनी इंपोर्ट करे तो फिर 5.5% है, यूरोपियन इंडिविजुअल इंपोर्ट करे तो 6% है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अब आइए आगे, ये तो सिर्फ हमने रेट की बात की है, ओके। इसके बाद इसको पढ़ लें, फिर मैं आपके साथ जरा अच्छा सॉरी, तो देखिए अब उन्होंने क्या किया कि अब हर केस में मिनिमम टैक्स नहीं होगा। असल कंसेप्ट क्या है, बॉटम लाइन ये है कि अगर कमर्शियल इंपोर्ट है तो जो 5.5% कंपनी के लिए है या 6% इंडिविजुअल एओपी के लिए वो मिनिमम टैक्स होगा। लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर उस सूरत में मिनिमम टैक्स ही है, उस सूरत में कमर्शियल इंपोर्ट वाला 5.5% मिनिमम टैक्स नहीं होगा। ठीक है ना, आगे एक और मिनिमम आएगा वो देखेंगे बाद में। तो बहरहाल तो अब इसको पढ़ते हैं जरा। देखिए, एडवांस इनकम टैक्स इन द फॉलोइंग केसेस शैल बी मिनिमम टैक्स लायबिलिटी एंड देयरफॉर नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी ऑन इनकम ऑन सच इंपोर्ट शैल नॉट बी लेस देन 5.5%। तो किस केस में मिनिमम टैक्स होगा तो उसको, अच्छा, एडिबल ऑयल छोड़ दो, उसको स्पेसिफिक केस है। पैकिंग मेटल छोड़ दो, स्पेसिफिक केस है। प्लास्टिक रॉ मटेरियल छोड़ दो, स्पेसिफिक केस है। शिप ब्रेकर को छोड़ दो। तो अब देखिए other goods sold in the same condition they were when imported, तो उसको हम कहते हैं कमर्शियल इंपोर्ट।
तो ये स्पेसिफिक आइटम को छोड़ दो, एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। देखो सीए फाइनल में तो आते हैं, पैकिंग मटेरियल भी आ जाता है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल भी आ जाता है, लेकिन चूंकि आईसीएमआर में एफटीआई के इतने लंबे चौड़े क्वेश्चन कभी आए नहीं है और चांसेस भी कम है, ठीक है। ओके, तो आप सिर्फ ये अदर गुड्स वाले याद रख लें। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या हो गया, अगर कमर्शियल इंपोर्ट है, अच्छा अब एक चीज और सुनिएगा, कमर्शियल इंपोर्ट किसे कहते हैं? एक तो होता है कि चीज बनी बनाई हो फिनिश फॉर्म में, कि आई और सेल हो गई, वो तो कमर्शियल इंपोर्ट है। बाजू का पता क्या होता है, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल भी आपके लिए हो सकता है कमर्शियल इंपोर्ट हो। जैसे मैं सकता पर अगर आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर हैं, आपने वुड इंपोर्ट की, मैन्युफैक्चर किया और आगे सेल किया, तो अब आप जो वुड इंपोर्ट करें, क्या वो आपके लिए रॉ मटेरियल है? बिल्कुल है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं फर्नीचर का मैन्युफैक्चर हूँ, आप वुड इंपोर्ट करें, मुझे सप्लाई कर दें, तो वही वुड आपके लिए क्या हो गई? फिनिश गुड्स हो गई, कमर्शियल इंपोर्ट हो गई। तो असल चीज क्या है, जो इंपोर्ट कर रहा है वो खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहा नहीं कर रहा। अच्छा अब एक और चीज सुनिएगा, आगे एक पैराग्राफ आएगा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अदर गुड सोल्ड इन द सेम कंडीशंस दे वर व्हेन इंपोर्टेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ में कमर्शियल इंपोर्ट का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लॉ में वर्ड पता है क्या है? सोल्ड इन द सेम कंडीशन दे वर व्हेन इंपोर्टेड। तो कमर्शियल इंपोर्ट हुई, तो इसका मतलब पता है क्या होगा और सोचने का, अगर आपने वुड इंपोर्ट की और वो वुड आपने किसी को बेची नहीं, किसी फर्नीचर मैन्युफैक्चरर को दिया कि फर्नीचर बना के मुझे वापस कर दो, उससे हम कहते हैं टोल मैन्युफैक्चरिंग, TOLL, टोल मैन्युफैक्चरिंग। तो टोल मैन्युफैक्चरिंग अगर है तो वो भी कमर्शियल इंपोर्ट नहीं कहलाएगी, हालांकि आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो। लेकिन हमारे बहुत कॉमन होता है, कपड़ा आपने परचेज किया, किसी और को सप्लाई किया कि जरा इसका शलवार कुर्ता बना के दे दो, तो मैन्युफैक्चर तो आप नहीं है, लेकिन फिर भी आप मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन में आ जाओगे, पर आप ये कमर्शियल इंपोर्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। ओके, अच्छा आपने क्या किया, पेपर इंपोर्ट किया, एक तो तब आप पेपर भेज दें, एक क्या किया कि आपने पेपर किसी को दिया प्रिंटर को, और आपने कहा इसकी डायरीज बना के दे दो, कैलेंडर बना के दे दो, तो अब आप उसी शेप में तो नहीं बेच रहे ना, तो फिर वो कमर्शियल इंपोर्ट नहीं कहलाएगा। तो कमर्शियल इंपोर्ट कब कहलाता है कि जिस शेप में आपने इंपोर्ट किया उसी शेप में आगे आप भेज दें, ना आप खुद मैन्युफैक्चरिंग करें ना किसी और से मैन्युफैक्चरिंग करवाएं, आपने बेच के जान छोड़ा ली, तो आपके लिए कमर्शियल इंपोर्ट हो गया। ओके, उसके बाद अब ठीक है, अब क्या होगा, कुछ केस में ये मिनिमम टैक्स नहीं होगा। वो कौन से केस हैं? तो कमर्शियल इंपोर्ट करा, बाकी किसी में नहीं होता है। लेकिन बैड कुछ स्पेसिफिकेशन भी है, सुने वो क्या है। रॉ मटेरियल और फिक्स्ड एसेट्स, अगर आप खुद अपने लिए फिक्स्ड एसेट्स इंपोर्ट करें अपने, अब देखो और सुनने का, अगर मशीनरी आप अपनी फैक्ट्री के लिए इंपोर्ट करें तो आप पे करोगे 5.5%, ये मिनिमम टैक्स नहीं होगा। लेकिन मशीनरी का सप्लायर भी तो होते हैं, मशीन ने इंपोर्ट की और आगे सेल कर दी, तो वो तो फिर कमर्शियल इंपोर्ट हो गई, उस पर वो मिनिमम टैक्स होगा। ओके, अच्छा उसके अलावा फिर अब ये स्पेसिफिक केस है, जरा गौर सुनिएगा, मोटर व्हीकल इन कंप्लीटली बिल्ट यूनिट। अब गौर सुनिएगा, बाय मैन्युफैक्चर ऑफ मोटर व्हीकल। अच्छा एक होता है गाड़ियों का शोरूम, एक होता है गाड़ियों का मैन्युफैक्चरर। अच्छा गाड़ियों का शोरूम अगर आपका है और आप बनी बनी गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, तो आप तो इंडिविजुअल हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल होते हैं वो। ओके, तो वो 6% पे करेंगे, उनके लिए हो जाएगा मिनिमम टैक्स। लेकिन वही गाड़ी बनी बनाई अगर गाड़ी का मैन्युफैक्चर इंपोर्ट करें तो पता है कैसे, देखिए पाकिस्तान में टोयोटा कार कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? इंडस मोटर्स, एक कंपनी है इंडस मोटर्स लिमिटेड, वो टोयोटा कार बना रहे हैं। तो क्या हर मॉडल वो पाकिस्तान में बना रहे हैं? नहीं ना, टोयोटा कोरोला मतलब GLI, ठीक है वो बन रही है, ठीक है, XLI जो बन रही है, लेकिन प्रेडो तो पाकिस्तान में नहीं बन रही। तो इंडस मोटर वाले क्या करते हैं, कुछ मॉडल बना रहे हैं, कुछ बनी बनाई इंपोर्ट करते हैं। इंडस मोटर वाले प्रेडो भी इंपोर्ट करते हैं, वो भी सेल करते हैं, तो उस केस में फिर मिनिमम टैक्स नहीं होगा। तो अगर कोई कार का मैन्युफैक्चरर भी है और साथ में बनी बनाई गाड़ी इंपोर्ट भी कर रहा है तो उस केस से मिनिमम नहीं होगा, ठीक होगी बात। अच्छा उसके बाद फिर फॉरेन प्रोड्यूस फिल्म इंपोर्टेड फॉर स्क्रीनिंग एंड व्यूइंग। आपको पता है कि एक ज़माने में, आपको खैर शायद नहीं है, बन पड़े हैं, लेकिन इंडियन फिल्में इंग्लिश फिल्में आती हैं और लगती हैं, तो उस पर भी एडवांस टैक्स पे किया। ये भी कमर्शियल इंपोर्ट है, आप खुद तो उसमें कोई काम नहीं कर रहे, खुद तो उसमें कुछ नहीं कर रहे। ओके, तो वो भी
मिनिमम टैक्स नहीं होगा, उन्होंने बैल दिया, ये स्पेसिफिक केसेस छोड़ सकते हैं हम। अच्छा, उसके बाद एक कंसेप्ट दिया लार्ज इंपोर्ट हाउस, ये कमर्शियल इंपोर्ट है लेकिन इस केस में मिनिमम टैक्स नहीं होगा। वो पता है कंसेप्ट क्या है? अब आगे लार्ज इंपोर्ट हाउस की डेफिनेशन भी है। अच्छा, कंसेप्ट ये है कि हमारे यहाँ में सागर ऊपर पेपर का कोई इंपोर्टर है तो वो क्वांटिटी तो बहुत बड़ी इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन आ, आ, अच्छा वो सेल कर रहे होते हैं प्रिंटर को, ठीक है ना। आमतौर पर वो किसी जो बड़े बड़े जो रिम होते हैं ना, वो किसी प्रिंटर को सेल कर रहे होते हैं, बड़े बड़े पब्लिशर को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब उनकी क्वांटिटी तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन उनका प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। तो उन्होंने फिर ये अपना एफबीआई से कांटेक्ट किया कि हमारा तो मार्जिन बहुत कम है, तो अगर आप हमें 5.5% एडवांस टैक्स लेंगे और उसको मिनिमम कर देंगे तो हम तो मारे जाएंगे, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, काम करते हैं। आप लार्ज इंपोर्ट हाउस की एक डेफिनेशन दी कि इसकी कंडीशन आप फुलफिल कर दें तो ये जो 5.5% है ये आपके केस में मिनिमम टैक्स नहीं होगा। इट मीन्स कि अब आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, आप हमसे रिफंड ले लो। तो कंसेप्ट क्या है? लार्ज इंपोर्ट हाउस, उसकी डेफिनेशन है। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है। लार्ज इंपोर्ट हाउस की डेफिनेशन जरा आप बता दीजिए। अच्छा, डेफिनेशन क्या है, इसको पढ़ते हैं हम जरा। देखिए, ये कंपनी है, ये इंडिविजुअल एओपी नहीं हो सकता, ओके। अच्छा, और इस केस में विथहोल्डिंग टैक्स जो है वो चलिए ये देखते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, ये लार्ज इंपोर्ट हाउस कौन है? ये है अच्छा, इस पर सेल पॉइंट पर भी एडवांस सेक्शन लगेगा, ठीक है। चलिए पहले देखिए, लार्ज इंपोर्ट हाउस कौन है? कंपनी है जिसका पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए? एक्सीडिंग 250 मिलियन। इसकी इंपोर्ट्स होने चाहिए पूरे साल में 500 मिलियन से ज्यादा। तो जो बड़े बड़े इंपोर्टर हैं उनके लिए कोई बहुत बड़ी फिगर नहीं है, आमतौर पर उनकी इंपोर्ट से ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद उनके टोटल एसेट्स होने चाहिए एक्सीडिंग 350 मिलियन। फिर ये सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी होने के इसका काम सिर्फ इंपोर्ट करना और सेल करना है। तो अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी कर रही है और साथ में इंपोर्ट भी कर रही है तो उसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट कंपनी नहीं कह सकते। इसका काम क्या है? सिर्फ इंपोर्ट करना और आगे सेल करना। उसके बाद मेंटेन्स कंप्यूटराइज रिकॉर्ड, तो वो दो होता ही आपको पता है, इसमें तो मसला नहीं है। अच्छा, फिर मेंटेन सिस्टम फॉर इश्योरेंस ऑफ 100% कैश रिसीट्स, इसका मतलब बिलिंग सिस्टम होना चाहिए। कैश रिसीट्स का मतलब नहीं कि आप उधार माल नहीं बेच सकते बेचा, लेकिन एक बाकायदा बिलिंग सिस्टम होना चाहिए जो कि होता है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। फिर इनका हर साल टैक्स ऑडिट होगा क्योंकि तो रिफंड क्लेम कर रहे हैं, तो रिफंड तो वो ऑडिट के बगैर नहीं करते ना। अच्छा, उसके बाद आखिर में है ये सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड है, तो ये तो होते ही, ओके। फिर असल चीज ये है कि ये इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि पेपर इंपोर्ट कर रहे हैं, प्रिंटर को सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, या वुड इंपोर्ट कर रहे हैं और फर्नीचर मैन्युफैक्चर सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई बनी बनाई चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो फिर इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अगर आप बनी बनाई चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, लैपटॉप है, कैलकुलेटर है, ठीक है, ओके, मोबाइल फोन है, ओके, तो वो तो फिर इसमें नहीं आते ना, ओके। तो बनी बनाई चीजें आगे ऑलरेडी सेल हो गई, लेकिन ये क्या है? इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। चलें, तो बहरहाल आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफी है। देखिए, ये मैंने आपको टोल मैन्युफैक्चरिंग बता दिया कि टोल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो चूंकि सेम कंडीशन में सेल नहीं कर रहे होते हैं। तो टोल मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है कि मैंने आपको पेपर मैंने इंपोर्ट किया और मैंने आपको दिया कि इसकी डायरीज बना के दे देना मुझे, माल तो मेरा ही है, आपने मुझे माल वापस कर दिया है बना करके, ठीक है, ओके। चले बहरहाल, तो ये देखिए क्या कंसेप्ट है कि अगर क्या कहते हैं उसका, कमर्शियल इंपोर्टर 5.5% पे करेगा जो कि मिनिमम टैक्स है, और जब वो आगे सेल करेगा तो परचेस करते हुए जो 4% टैक्स कटता है वो इस केस में नहीं कटेगा। एक और भी तो कंसेप्ट है ना कि जो परचेस कर रहा है वो 4% टैक्स काटेगा, तो इस केस में 4% टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है, ओके। इसके बाद फिर अच्छा, ये काम करें, ये पैराग्राफ आप पूरा जी क्रॉस कर दें। ये बहुत ही स्पेसिफिक केस है, एक क्लॉज है 72B, ठीक है, ओके। और वो वैसे भी इस साल उन्होंने खत्म कर दिया है, पर इसको आप एक मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा, ओके, इसको आप एक मतलब गो थ्रू कर लीजिएगा, राइट। अच्छा, अब
याद रखिएगा हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पैरा नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो हमने कमर्शियल इंपोर्ट तक कर लिया है, तो मेन एरिया हो गया है, बाकी छोटी मोटी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर लेंगे। और आज आप मुझे ईमेल कर दें तो मैं आपको FTR के डॉक्यूमेंट्स जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं चैप्टर 17 के, वो हम आपको ईमेल कर सकते हैं। ठीक है, चलें, आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। एंड नो क्वेश्चन गुड क्वेश्चन, तो आप लोग अपने आप को जूम से आउट कर सकते हैं।